Now the social media has created a confusion and chaos in the people और लोगों को पता ही नहीं है किसे फॉलो किया जाए। ये थोड़ी सी स्टुपेंडस चीज़ें हैं जो हुई हैं जस्ट बिकॉज दे वांट टू डू सम चीप काइंड ऑफ मार्केटिंग ताकि उनकी दुकान चले, घर चले और लोग उसमें फंसते उलझते भी हैं। ये सही प्रोसेस है जहाँ पे लोग जिम कर रहे हैं लेकिन योगा नहीं कर रहे हैं। ये पार्ट हो गया भारी, नीचे का पार्ट हो गया वीक, तो बिल्डिंग गिरेगी। आप समझिए कि आई एम समवन जिसको कुछ नहीं पता एंड आप मुझे बता रहे हो कि योगा का ओरिजिन कहाँ से है, किसने इसे शुरू किया और अभी ये किस स्टेज में है। हॉट योगा, डॉग योगा, कैट योगा, बियर योगा चल रहा है आजकल, मालूम है आपको? कुछ भी गन फैला रहे हैं। क्या फायदे हैं रेगुलर करने के योगा प्राणायाम? और मुझे प्रॉब्लम बताओ, मैं योगिक सॉल्यूशन दे दूंगा। हेलो एवरीवन, दिस इज निखिल मौर्य एंड वेलकम टू द निखिल मौर्य शो। आज हमारे जो गेस्ट है वो काफी जानी मानी हस्ती है योगा के फील्ड में। मैं बात कर रहा हूँ हिमांशु राज सर की। ही इज इनटू योगा फील्ड फ्रॉम लास्ट 7 years। 2018 में उन्होंने उनकी जर्नी स्टार्ट की थी, लेकिन उससे पहले ही वॉज इनटू कॉर्पोरेट फील्ड और 2018 से ही उन्होंने लर्निंग भी स्टार्ट की है और बहुत से वो काफ़ी अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट में उन्होंने खुद की पढ़ाई की है और साथ ही में अभी वो एक सक्सेसफुल योगा इंस्ट्रक्टर है और कई न्यूमरस कोर्सेज, क्लासेस और वर्कशॉप्स वो ले चुके हैं ऑन योगा। और उनके इंस्टीट्यूट का नाम है हत योगा इंस्टीट्यूट, जो कि पुणे में लोकेटेड है एंड उसी के साथ वो एक सक्सेसफुल इंस्टाग्राम पेज भी चलाते हैं जहाँ पे वो बहुत से योगा लेसन्स देते हैं। तो चलिए आज उनसे बातचीत करते हैं और आज के रियल लाइफ प्रॉब्लम्स जो आज की यंग जनरेशन और बहुत से लोगों में चल रहे हैं ड्यू टू लॉट ऑफ हेल्थ इश्यूज, उस पर भी हम बहुत सी बातें करने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं हिमांशु राज सर से। सो हिमांशु राज सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। सो आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम बहुत सी बातें करने वाले हैं रियल लाइफ प्रॉब्लम्स पे, लेकिन वो बातें करने से पहले मैं जानना चाहूँगा सर आपके बैकग्राउंड के बारे में। और सर काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, मैंने तो बहुत कुछ पढ़ा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप खुद बताइए हमारे ऑडियंस को कि कैसे आप योगा के फील्ड में आए और इससे पहले किस में। सो पहले तो थैंक यू फॉर अ सॉलिड इंट्रोडक्शन। सो हमने 2018 से प्रोफेशनली सिखाना शुरू किया था, मतलब फुल टाइम। उससे पहले मैंने 1.5 साल जॉब किया था कॉर्पोरेट में इन द एक्चुरियल साइंस फील्ड। तो एक्चुरियल साइंस एक बहुत ही मैथमेटिक्स और अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इस तरीके की पढ़ाई होती है जी। तो उसमें जॉब भी चलती रहती है, पढ़ाई भी चलती रहती है। तो पहले से ही आई वॉज मेंटली अ वेरी शार्प पर्सन, तो मेरे को वो सब एग्जाम्स क्लियर करने में मज़ा आया था। और उससे पहले आई डिड माई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम द दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, वो भी टॉप का कॉलेज है। तो प्रोफेशनली मतलब मेरे पास ऐसा वैसा नहीं था कि आई डिडंट हैव अ गुड ऑप्शन, तो मैं योगा में आ गया। कई लोग होते हैं कि अच्छा अर्न नहीं कर रहे होते या उनको लगता है कि जॉब उतना सेटिस्फाइड नहीं है, तो फिर वो स्विच करते हैं कि चलो योगा ही करते हैं, उसमें अपना हेल्थ भी ठीक रहेगा और आजकल बूम पे है इंडस्ट्री, तो करते हैं। बट मेरा इंटेंशन वो नहीं था, मुझे तो कुछ नहीं मालूम था कि आगे क्या है इसमें स्कोप, क्या नहीं है। मैंने तो बस आंख बंद करी और ना गुरु का नाम लिया एंड आई जम्प्ड इनटू अ डार्क वैली। मुझे पता ही नहीं है आगे है क्या। तो 2018 में फिर हमने वहाँ से, मतलब मी एंड माय वाइफ जो अभी हैं, उस समय वाइफ नहीं थी बट उनका भी कहीं और जॉब था, हम दोनों ने अपनी जॉब छोड़ी जी। और वो डेल में थी, मैं मर्सर में था, तो दोनों अच्छी कंपनीज हैं, तो वो छोड़ के हम फिर पूना आ गए। इंटरेस्टिंग। तो सर, हाँ बोलो। पूना आने की जर्नी कैसी रही आपकी? हाँ, तो ये भी एक है कि इन दिल्ली सबको पता है कि बहुत सारे लाइफस्टाइल इश्यूज हैं, ब्रीदिंग नहीं कर सकते क्योंकि हवा बहुत पोल्यूटेड है, एयर क्वालिटी बड़ी खराब है, ट्रैफिक इज टू मच, फिर पीपल आर वेरी, मतलब रेजियस, उस टाइप के लोग हैं, काफ़ी गर्म रहते हैं, हमेशा लड़ाई झगड़ा, कोई शांति से कोई वो सब। मेरा बचपन दिल्ली में ही बीता है, तो मेरे को वहाँ पे अपना आगे का जर्नी नहीं करना था। अब मैं प्रोफेशन शिफ्ट कर रहा था, तो मुझे लगा कि मैं अपनी जगह भी शिफ्ट करूं, वहीं से फिर हमें एक नई शुरुआत करें। तो फिर मैंने देखा कौन कौन सी सिटीज़ हैं इंडिया में अच्छी, जिसमें लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा है। तो फिर हैदराबाद आया, बैंगलोर आया, पुणे आया, और फिर हर जगह मेरे कोई ना कोई फ्रेंड्स थे जी। तो बैंगलोर में ट्रैफिक का इशू था, हैदराबाद में कुछ मतलब आसपास कुछ था नहीं घूमने को,
बहुत ज़्यादा वो सिटी वाइब है। तो फिर पुणे भी आया, मैंने कहा पुणे, फिर पुणे का सब कुछ अच्छा था, बट वहाँ पे एक था कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट वीक है। तो मैंने कहा कि चलो पुणे ट्राई करते हैं, लेट अस गो टू पुणे। तो फिर मैं वहाँ से जैसे ही मेरी जॉब खत्म हुई तो मैं पुणे आ गया, और मैं यहाँ आके देखा मौसम बहुत अच्छा है, लोग बहुत अच्छे हैं, ट्रैफिक का कोई चक्कर नहीं है। अभी बहुत बढ़ गया ट्रैफिक, बट उस समय नहीं था। तो ये सब देखा, फिर यहाँ आके मैं यहाँ के योगा इंस्टीट्यूट्स जो आसपास लोग चला रहे हैं उनसे मिला कि भाई क्या करते हो, क्या स्कोप है, अगर मैं आपके साथ एज अ टीचर जुड़ना चाहूँ तो जुड़ सकता हूँ क्या। तो वैसे लोगों ने अच्छे से ट्रीट किया, और शुरू में एक हमारे हरीश अंकल हैं, अभी भी उनसे जुड़ा हूँ, तो उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि हाँ वहाँ आके तुम यहाँ पे क्लास सिखा सकते हो। 1-2 क्लास उन्होंने दी मुझको। तो ऐसे बहुत स्मॉल स्किल से शुरुआत हुई थी। इंटरेस्टिंग। सर लेकिन ये तो आपने क्लासेस लिए, बट ये क्लासेस के लिए जो लर्निंग थी उसके लिए आप क्या किए? आप अपने गुरु के बारे में भी कुछ बता रहे थे। हाँ, तो वो तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और हर योगा टीचर को या जो भी योगा में है ना उसको ऐसा करना चाहिए। तो शुरुआत सबसे पहले हुई थी जब मैं कॉलेज 3rd ईयर में था, तब आर्ट ऑफ लिविंग का प्रोग्राम्स कॉलेज में होते थे। तो जो आई एम आल्सो अ स्टूडेंट। यू आर आल्सो फॉलोअर? यस। ओके। तो आर्ट ऑफ लिविंग का जो कोर्सेज थे वो कॉलेजेस में आए थे। तो गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी, उन्हीं को हम गुरु मानते हैं। तो उन्होंने योगिक नॉलेज को, प्राणायाम को, मेडिटेशन को इतना अच्छे से एक प्रोग्राम बनाया कि कॉलेज स्टूडेंट्स को कहीं ये फील नहीं हुआ कि ये हम कोई बोरिंग चीज़ कर रहे हैं या ये कोई हम बूढ़े लोगों वाली चीज़ कर रहे हैं। उनको ऐसा लगा कि ये यूथ एक्टिविटी है। तो मुझको कुछ नहीं पता था उस समय योग प्राणायाम क्या होता है, कुछ नहीं। 3rd ईयर में मैंने बस उसको एज अ प्रोग्राम किया, तो सिखाया उन्होंने प्राणायाम ही। आज पता चलता है, लेकिन उस समय नहीं पता था। उस समय था कि ये एक टेक्निक है जो हम सीख रहे हैं। तो सुदर्शन क्रिया वहां से सीखा, तो वहां से थोड़ा जीवन बदलना शुरू हुआ। उससे पहले मैं जब स्कूल टाइम पे था तो नॉन वेजिटेरियन था, मैं नॉन वेज खाता था, बट जैसे ही कॉलेज 3rd ईयर में आया फिर वो छोड़ दिया मैंने। और बहुत सारा लाइफस्टाइल रिलेटेड, रात को जगना, पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं तो रात में थोड़ा जगते ही हैं, तो वो सब था। बट वो कोर्स करने के बाद वो सब चेंज हुआ। तो वो फर्स्ट इनिशिएशन था मेरा किसी योगिक प्रैक्टिस में। फिर आर्ट ऑफ लिविंग के और भी कोर्सेज किए। DSN होता है, एडवांस कोर्स होता है, ब्लेसिंग्स प्रोग्राम, ऐसे अलग अलग होते हैं। तो वो सब धीरे धीरे करते गए। बट करियर बनाने का मन नहीं था उस समय, बस अपने लिए करते थे। लेकिन जब करियर बनाने की सोची तो जॉब छोड़ते के साथ ही सबसे पहला जो टीचर ट्रेनिंग कोर्स हमने किया वो किया था ऋषिकेश में 5 हफ्ते का, वो भी आर्ट ऑफ लिविंग से ही, श्री श्री स्कूल ऑफ योगा। 5 वीक्स के लिए ऋषिकेश में फुल रेजिडेंशियल कोर्स होता है। जॉब छोड़ दी थी, कुछ था नहीं, तो वहाँ जाके 5 हफ्ते वहीं रहे। और वहाँ हमने आसन सीखे, प्राणायाम सीखे, शतक्रिया सीखी, एनाटॉमी सीखी, बहुत सारे नॉलेज, ज्ञान जो होता है थियोरेटिकल, वो सीखा। तो वहाँ का वो एक्सपीरियंस मेरा पहला टीचर ट्रेनिंग कोर्स था वो। उससे पहले मैंने एक मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा है, वहाँ से भी एक फाउंडेशन कोर्स किया था। वो इंडिया का इकलौता गवर्नमेंट योगा इंस्टीट्यूट है, दिल्ली में ही है, मैं दिल्ली में ही था। तो वो सुबह 2 घंटे रहता था, तो 1 महीने का वो किया था। उसके बाद हम ये 5 हफ्ते ऋषिकेश गए। फिर वो 5 हफ्ते ऋषिकेश के बाद हम पुणे आ गए फुल टाइम योगा को देने के लिए। तो यहाँ हमने छोटे छोटे क्लासेस, कोर्सेज, पर्सनल क्लाइंट्स वगैरह शुरू किया। फिर कुछ महीने बीते तो मैंने और जो अभी मेरी वाइफ है, हमने ये दिमाग में एक प्लान बनाया था कि हम हर साल कहीं ना कहीं योगा आश्रम, किसी योगा ट्रेडिशन, किसी योगा गुरु के पास जाएंगे और थोड़ा सीखेंगे। हम ऐसे नहीं करेंगे कि एक बार भाई कोर्स कर लिया, करियर शुरू कर दिया तो बस उसी के अंदर अब पागल हो गए, नया कुछ सीखा ही नहीं। ऐसे नहीं करने वाले हम। तो फिर हमने कुछ महीनों के बाद फिर हम शिवानंदा आश्रम गए। तो ये जो मैं अब नाम ले रहा हूँ ना, ये टॉप ट्रेडिशन, योगा ट्रेडिशंस हैं जो पूरी दुनिया में जो चला रहे हैं योगा। तो मोरारजी देसाई, फिर श्री श्री स्कूल, फिर गए शिवानंदा योगा आश्रम। वो था केरला में, 4 वीक्स का कोर्स था, रेजिडेंशियल। वहाँ पे रहे, खाए, योगिक लाइफस्टाइल जीते हैं एकदम, उसकी बात ही अलग होती है जी। 4 हफ्ते फिर वो किया। फिर वहाँ से वापस आए, फिर कुछ महीना यहाँ पे अपना क्लासेस करी जी। फिर यहाँ से हम गए बिहार स्कूल ऑफ योगा। बिहार स्कूल ऑफ योगा इज द मोस्ट ऑथेंटिक योगा स्कूल इन द वर्ल्ड राइट नाउ। मतलब उससे ज्यादा ऑथेंटिक नहीं है, बट उनकी अप्रोच थोड़ी ट्रेडिशनल है, तो लोगों को वो जल्दी समझ में नहीं आती है आजकल के लोगों को। जैसे मैं अपना थोड़ा एक एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो 3 मंथ्स का कोर्स था वो, 3 महीना आश्रम में ही रहना है आपको।
बाप रे, एंड दे हैव अ पॉलिसी, नो मोबाइल, नो लैपटॉप, नथिंग, जो भी लाए हो यू हैव टू सबमिट कर दो, लॉकर में अंदर रखो। माय गॉड। तो हम रेडी थे उस चीज़ के लिए, ठीक है कोई बात नहीं, इतना कोई है भी नहीं हमारा कोई बहुत बड़ा बिजनेस चल रहा हो या कुछ ऐसा हो, ठीक है रख सकते हैं, मोबाइल बंद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, रख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मोबाइल बंद तो कर दिया, लेकिन शुरू के एक हफ्ता बहुत डिसिप्लिन है भाई, तुम्हें खाना खाना है तो साइलेंस में ही खाना है, तुम दोस्तों से बात नहीं कर सकते जी। हमें लगा यार, हमने ऐसा कभी देखा नहीं था किसी आश्रम में, हर आश्रम में बातचीत होती थी आराम से, तो वो हमको लगा, फिर लगा कि भाई वहाँ पे एक रूल है कि शाम 6-7 बजे के बाद साइलेंस में जाना है, वो पूरा आश्रम चुप हो जाता है, मौन में जाता है। हमें लगा यार 7 बजे के बाद तो हम थोड़ी मस्ती करें, लेकिन उस समय मौन करो, मौन रहो, शांत रहो। हम मेल डॉर्मेट्री में आए, जो मेल्स का हॉस्टल था वहाँ पर भी अब सब सन्यासी रहते हैं वहाँ पे जो आश्रम को चलाते हैं, तो सारे सन्यासी इस चीज़ का ध्यान रख रहे थे कि आई हैव टू बी साइलेंट आफ्टर 7, वो भी हमें अजीब लगा। फिर ऐसा होता मतलब टाइम के बहुत ज़्यादा पंक्चुअल थे वो लोग, एंड दे आर ऑलवेज ऑन द टोज, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, मतलब बीच में 5 मिनट भी आप रुक नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, बात नहीं कर सकते, थोड़ा चिल नहीं कर सकते, देयर वाज नो चिलिंग टाइम। तो हमको एक हफ्ते में ऐसा लगा भाई भागो यहाँ से जी। 1-2 हफ्ते में ऐसे लगा ये क्या है, ऐसे थोड़ी योगा का ज्ञान दिया जाता है, ये तो बांध दिया इन्होंने हमें, बिल्कुल ऐसे थोड़ी होता है योगा। हमारी प्री कंसीव्ड नोशंस थे, तो हमें बहुत इरिटेशन हुआ। लेकिन जब हम तीसरा हफ्ता आया, चौथा हफ्ता आया, 5वां हफ्ता आया, छठा हफ्ता, फिर हम उसमें पूरा रम गए अच्छे से। फिर ऐसे करते करते जब 3 महीने खत्म हुए ना, तब सब लोग रो रहे थे कि हम यहाँ से क्यों जा रहे हैं, हमको यहीं रहना है, यही फॉलो करना है। एवरीबडी वाज क्राइंग। तो वो सबसे ऑथेंटिक था, और वो ऐसा था कि कोई जोर जबरदस्ती नहीं आसन के मामले में, बट सब लोग आसन कर रहे हैं आराम से। इंटरेस्टिंग। जो पहले स्टिफ थे वो फ्लेक्सिबल हो गए हैं, सब पतले हो गए हैं, बहुत बहुत ज़्यादा वेट लूज हो गया सभी का जी। तो वो एक्सपीरियंस था। फिर बिहार स्कूल ऑफ योगा करने के बाद हमने मास्टर्स इन योगा में एडमिशन लिया, एस व्यासा यूनिवर्सिटी, वो बैंगलोर की है, वो भी बहुत टॉप की है। वहाँ से पहले 1 महीने का कोर्स किया टीचर ट्रेनिंग, फिर वहाँ से मास्टर्स इन योगिक साइंस में एडमिशन लिया, तो वो 2 इयर्स की वो फिर कंप्लीट करी। तो ऐसे करके अलग अलग ट्रेडिशंस और आश्रम से हम लोग सीखे। पिछले कुछ 1-2 सालों से हम जा नहीं पाए कहीं पर, बट आंचल गई प्रेगनेंसी टीचर ट्रेनिंग कोर्स सीखने के लिए। मैं नहीं जा पाया क्योंकि काम अब थोड़ा बढ़ गया है, बट अभी मैं प्लान कर रहा हूँ जल्दी से जल्द मैं मैसूर जाके अब थोड़ा एक अष्टांग स्टाइल सीखूंगा प्रॉपर तरीके से। थोड़ा बहुत तो मुझे आता है, बट प्रॉपर एक आश्रम में रह के बात अलग होती है। इंटरेस्टिंग सर, इट शोज योर इंटेंट कि आपने इतने सारे कोर्सेज किए हैं। इवन आई एम अ फॉलोअर ऑफ आर्ट ऑफ लिविंग, तो उस टाइम पे मैंने सर येस प्लस किया था, देन येस प्लस एडवांस किया, देन आई डिड DSM, एंड मैं उस वक्त सुनता था कि TTC जो आपका टीचर ट्रेनिंग कोर्स है ये बहुत टफ कोर्स है। तो आपने बहुत स्विफ्टली बोल दिया कि मैंने TTC भी किया है, लेकिन उसके बाद के कोर्स तो और भी टफ हो गए डेफिनेटली। आपने जो बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ योगा वाला जो बोला, दे आर वेरी टफ कोर्सेज, और सर इट शोज द इंटेंट दैट यू रियली वांट टू गिव इट टू द वर्ल्ड। सो सर बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। Sir, now I want to ask you a very important question, because now you are an authority in yoga. Sir, power yoga, aqua yoga, yoga, योग, इतने सारे confusion है। सर सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा हिस्ट्री को, ओरिजिन को। आप समझिए कि आई एम समवन जिसको कुछ नहीं पता, एंड आप मुझे बता रहे हो कि योगा का ओरिजिन कहाँ से, किसने इसे शुरू किया, और अभी ये किस स्टेज में है। तो आप अगर बताएंगे उसको। हाँ, तो देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये बहुत लोगों को क्वेश्चन आता है जी, क्योंकि इतना कुछ है, और एक कोई ऐसा आर्टिकल नहीं है जो प्रॉपरली आपको स्ट्रक्चर तरीके से बता दे। लेकिन मैं आपको एकदम इजी तरीके से बताऊंगा, किसी बच्चे को भी समझ में आ जाएगा, अच्छा क्या कहाँ से शुरू हुआ, अभी कहाँ जहाँ पे हम हैं वहाँ तक कैसे कैसे आया। तो बहुत सिंपल है, और बहुत लोग पूछते हैं जो बहुत साल से योगा में है ना, वो भी पूछते हैं, उनको भी नहीं पता कि पावर योगा क्या है, हठ योगा क्या है, अष्टांग क्या है, विन्यासा क्या है, उनको नहीं समझ में। प्राणायाम, मेडिटेशन वो कैसे होती है, क्या है। तो देखो प्री वैदिक कल्चर जब था, जब प्री वैदिक एरा था, उस समय पे लिखित में कुछ नहीं था, एवरीथिंग वाज वर्बल। तो जो गुरु होते थे वो शिष्य को बिठा करके ज्ञान देते थे कि देखो भाई ऐसे करो, ये करो, वो करो। उस समय भी योगा था, उस समय भी लोग प्राणायाम करते थे, मेडिटेट करते थे। हमें उसकी प्रूफ्स कहाँ से मिले, जैसे प्री वैदिक एरा के कुछ कुछ वो मिलते हैं, पत्थर पे बने हुए डिजाइन्स,
प्री वैदिक एरा में लोग बनाते थे, तो उस समय पे भी आसन के पोस्चर्स, मुद्राएं, उन सब में वो मिले हैं हमको। दैट मीन्स उस समय भी मेडिटेशन वाज देयर, योगिक पोस्चर्स वर देयर, प्राणायाम वाज देयर, वहां पर था, बट कुछ लिखा हुआ नहीं था। वैदिक एरा आया, वैदिक एरा में ऋषि मुनियों ने वही ज्ञान को थोड़ा पोएटिक फॉर्म में लिख दिया, not in logical sense, not very structured form, but in a poetic and in a praying form, जैसे हम किसी को प्रे कर रहे हो, जैसे हम पूजा कर रहे हो, उस तरीके से वेदास में लिख दिया। बट उसमें से सिर्फ योगा का ज्ञान अलग से निकालना पॉसिबल नहीं था, वेदास बहुत बड़े हैं और उसमें दुनिया भर का ज्ञान है जो हम आज कर रहे हैं या आगे हम 100 साल तक भी, 1000 साल तक भी जो करेंगे ना, वो वेदास में ऑलरेडी लिखा है, बट कहीं ना कहीं वो पोएटिक फॉर्म में, उसको समझना हर किसी के बस की बात नहीं है जी। तो वैसे उस समय आया, बट उस समय भी योगा का एज अ सेपरेटली कुछ था नहीं। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट एरा में आते हैं, प्री क्लासिकल एरा। देन प्री क्लासिकल एरा, वहां पर भगवत गीता आया, भगवत गीता आया, और भगवत गीता में ऐसे कुछ आसन का ज्ञान नहीं था, बट उन्होंने भक्ति योगा का ज्ञान दिया कि अर्जुन को बोला तो मेरे भक्त बन के रहो। अर्जुन ने पूछा भक्त क्या होता है, और कृष्ण ने बताया कि भक्त ऐसा होता है, वैसा होता है, वो श्लोक में मिल जाता है। तो भक्ति योगा का ज्ञान है, ज्ञान योगा का है, कर्म योगा का है। भगवत गीता तो सुनते ही सब क्या बोलते हैं, कर्म करो फल की चिंता मत करो, यही कर्म योगा का ज्ञान है, तो कर्म योग वहां से आया। फिर वहां से जब आगे बढ़े तो पतंजलि योग सूत्रास आए। अब पतंजलि योग सूत्रास पहली बार किसी महर्षि ने सिर्फ योग के ऊपर अलग से कुछ लिखा, दैट वाज द फर्स्ट टाइम। इसीलिए हम महर्षि पतंजलि को फादर ऑफ योग बोलते हैं कि वो ही पिता हैं, क्योंकि उन्होंने पहली बार कुछ लिखा जो योग का था अलग से, उसको पतंजलि योग सूत्रास को हम योग दर्शन भी बोलते हैं, एज अ फिलॉसफी ऑफ योगा। तो पतंजलि योग सूत्र पहली बार तब लिखे गए। तो स्टार्टेड विद महर्षि पतंजलि जी, मतलब जिन्होंने लिखा, बट उससे पहले भी प्रैक्टिस होता था, बट नॉट विद द नेम ऑफ योगा, जस्ट एज अ प्रैक्टिस होता था। तो महर्षि पतंजलि ने लिखा, बट महर्षि पतंजलि का जो पतंजलि योग सूत्र है वो काफी फिलोसफिकल है। वी हैव टू, मतलब उसमें से टेक्निक्स ढूंढना बहुत मुश्किल है, टेक्निक्स नहीं है उसमें, थ्योरी ज्यादा है, टेक्निक्स थोड़ी बहुत है। आप ऐसे समझो कि डेफिनेशंस हैं उसमें, प्रिंसिपल्स हैं, डेफिनेशन है, बट मुझे करना क्या है मैट पर, वो नहीं है प्रैक्टिकल। ये नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है। मैं मैट पे क्या करूँ, मैट लगा लिया मैंने, 5 बज रहे हैं सुबह के, मैं उठ गया हूँ, मैं क्या करूँ? तो आप पतंजलि योग सूत्रों से ढूंढ नहीं सकते क्या करूँ, समझ रहे हो? वहां पर डेफिनेशंस हैं, प्रिंसिपल हैं, लेकिन एक्चुअल में वो नहीं है। तो उसके कुछ साल बाद हठ योगा आया। तो हठ योगा इज बेसिकली यूजिंग योर ओन बॉडी टू गो इनटू डीपर मेडिटेशन। जैसे पतंजलि योग सूत्र में मेडिटेशन कैसे कर, उसमें मतलब मेडिटेशन जब आप डीपर लेवल ऑफ मेडिटेशन में जाओगे, समाधि में, तो क्या होता है, वो सब चीजें हैं। बट मेडिटेशन में जाना कैसे है, क्या प्रोसेस है, क्या करूं मैट पे, वो नहीं है। फिर आता है हठ योग। हठ योग में सारी टेक्निक्स बताई गई, जो आसन हम आज सुनते हैं, भुजंग आसन, धनुरासन, शीर्षासन, ये सब आसन के तरीके बताए गए। जब हठ योग का टेक्स्ट आया तो उसमें सिर्फ आसन नहीं थे, अभी लोग को योग मतलब सिर्फ आसन लगते हैं, बट हठ योग का टेक्स्ट में शतक्रियाज हैं। शतक्रिया मतलब क्लींजिंग टेक्निक्स होती हैं योगिक, नेति, बस्ती, धौती, कपालभाति, ऐसे 6 टेक्निक्स, उनके और भी पार्ट्स हैं। तो क्रिया आई, क्रिया के बाद फिर आसन बताए कि ये पोस्चर्स होते हैं, फिर प्राणायाम बताए कि ये प्राणायाम 8 प्राणायाम होते हैं क्लासिकल, फिर उसके बाद बताया मुद्राज, शारीरिक मुद्रास कैसे, महामुद्रा, महावेद मुद्रा, ये अलग अलग विपरीत करनी मुद्रा बताई, फिर बंधास बताए, जालंधर बंद, मूल बंद, उड़ान बंद। बंधास के बाद फिर वहां पर भी हठ योग में भी मेडिटेशन टेक्निक्स बताई कि आप कैसे ध्यान में जा सकते हो। तो उस समय हठ योगा की टेक्स्ट आई और फिर शारीरिक रूप से लोग करने लगे, और फिर वो हठ योगा की टेक्स्ट जिस एरा में आई उस समय हठ योगा गुरु बने, हठ योगा ट्रेडिशंस बने। अब हठ योगा ट्रेडिशंस और हठ योगा गुरुज कौन कौन है, जैसे मैं आपको इंडिया के ही हैं, बाहर के तो कोई है नहीं, एग्जांपल देता हूँ। जैसे हमारा पुणे में है तो BKS अयंगर को जब जानते ही हैं जो लोग इंटरेस्टेड हैं योगा में, तो अयंगर योगा एक तरीके का हठ योग ट्रेडिशन है। अयंगर योगा से पीछे जाओगे तो वो कौन सिखाते थे, टी कृष्णमाचार्य, उनके गुरु थे। तो कृष्णमाचार्य एक ट्रेडिशन बना जो हठ योग सिखाएगा। एक नाथ परंपरा बनी यूपी की, जो हमारे योगी आदित्यनाथ हैं, वो कहाँ से है, नाथ परंपरा से। तो नाथ परंपरा में भी कोर हठ योग सिखाते हैं। साउथ में कृष्णमाचार्य ट्रेडिशन बना।
शिवानंदा ट्रेडिशन बना, जो ऋषिकेश में शिवानंदा सरस्वती ने हठ योग ट्रेडिशन शुरू किया। तो ये जो मैं नाम ले रहा हूँ, ये बिहार स्कूल ऑफ योगा उसके बाद शुरू हुआ। तो ये क्या सिखाते हैं? हठ योग प्रॉपर। हठ योग में क्रिया, प्राणायाम, आसन, मुद्रा, बंधा, पूरा हठ योग होलिस्टिकली सिखाते हैं। ये अलग अलग ट्रेडिशंस। मैसूर के ट्रेडिशन बना अष्टांग योगा, वो मैसूर के गुरु हैं पत्ताबी जॉइस, अब वो नहीं रहे, वो सिखाते थे। तो उनकी टीचिंग जो चली आ रही है उसको अष्टांग योगा बोलने लगे। अयंगर जी की चली आ रही है, अयंगर योगा बोलने लगे। शिवानंदा जी की टीचिंग है, शिवानंदा योगा बोलने लगे। बिहार स्कूल बिहार योगा बोलने लगे। और फिर नॉर्थ में जो मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट है, वो शुरू किसने किया था? उसका ट्रेडिशन फाउंडर कौन है? स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी। तो स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी उतने पॉपुलर नहीं है उस समय थे, तो वो राजीव गांधी के गुरु थे, योगा गुरु, फिर इंदिरा गांधी के योगा गुरु थे, ऐसा उनका है थोड़ा सा हिस्ट्री। तो उन्होंने शुरू किया मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा। तो ऐसे हठ योगा गुरु बने और उन्होंने हठ योगा ट्रेडिशंस शुरू किए। अब ये जो ट्रेडिशंस थे, ये जो गुरु थे, ये इंडिया में ही नहीं रहे, थोड़े समय के बाद फॉरेनर्स भी अट्रैक्ट हुए कि क्या कर रहे हैं भाई, पेट को घुमा रहे हैं, नाक में सूत्रा डाल रहे हैं, आसन इतने करते हैं उल्टे सीधे। तो उन लोगों को ये बहुत अट्रैक्ट किया। तो यहाँ से कुछ गुरु बाहर भी गए, जैसे आपने परमहंस योगानंद जी का नाम सुना, और उनका जो क्रिया योगा टेक्निक है, दैट इज अ प्योर हठ योगा टेक्निक। चाहे उसमें आसन उतना नहीं है, बट इट इज अ प्योर हठ योगा टेक्निक। तो कुछ लोग बाहर भी गए, कुछ लोग बाहर से इंडिया में भी आए, तो उन्होंने ये सब सीखा योगा से। बट प्रॉब्लम ये हुई कि उन्होंने सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट सीखा योगा का। दे डिडंट लर्न क्रिया, दे डिडंट लर्न मुद्रास, बंधास, ध्यान, मेडिटेशन, ये सब सीखा नहीं। उनको जो जो पसंद आया सिर्फ वो सीखे और उसी को योगा मानने लगे। तो वो इनकरेक्ट नॉलेज जो है ना, वो वहां से चालू हो गई। इनकम्प्लीट नॉलेज में बोलूंगा, सिर्फ आसन आसन करने लगे वो लोग। और यहाँ से इंडिया में भी कुछ लोग सिर्फ आसन आसन पे फोकस करने लगे। तो वहां से क्या हुआ, होलिस्टिक नॉलेज खत्म हो गई और फिर योगा को सिर्फ आसन ही मानने लगे, इंडिया में भी और बाहर भी। क्योंकि जो दिखता था वो आसन दिखता था। अब कोई ध्यान में बैठे, ध्यान थोड़ी दिख रहा है मुझको, कोई मुद्रा लगाया, बंधा लगाया, वो दिख नहीं रहा ना मुझको, लेकिन आसन दिखेगा तुरंत। तो आम लोगों को जो दिखता है उस पर बिलीव करते हैं। तो जो आसन दिखा, तो वहां से आसन की पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ गई, बाकी टेक्निक्स की पॉपुलैरिटी कम हो गई। तो फिर फॉरेन में होने लगा, इंडिया में होने लगा, वहां से लोगों को योगा मतलब आसन समझने लगा। अब बाहर के लोगों ने क्या किया, देखो यूएस और कनाडा जो वेस्टर्न साइड ऑफ द वर्ल्ड है, वो दे आर वेरी गुड इन मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग। अंदर पानी बेच रहे होंगे, लेकिन उस पे ऐसा कुछ ब्रांडिंग कर देंगे, ऐसा लिख देंगे कि लोग पानी के भी $50 देने को तैयार है, $100 देने को तैयार है। तो उन्होंने क्या किया, उसी स्टाइल ऑफ हठ योगा को जो उन्होंने इंडिया से सीखा था, उसी को अलग अलग नाम दे दिए। जस्ट स्टाइल्स ऑफ प्रैक्टिस हैं बस, और कुछ नहीं है। पावर योगा, पावर योगा क्या है, जिसमें आप बहुत ज्यादा मसल की कोर स्ट्रेंथ पे फोकस करते हो, होल्डिंग करते हो, बस उसका नाम उन्होंने पावर योगा दे दिया। पहले भी होता था प्रैक्टिस, बट ये ब्रांडिंग नहीं थी, तो उन्होंने दिया पावर योगा। फिर अब उसी आसन को अलग अलग तरीके से कर करके वो थोड़ा ब्रांडिंग दिए जा रहे हैं, ताकि उनकी दुकान चले, ताकि वो अर्न करे। पावर योगा नाम दे दिया। फिर हॉट योगा, कि गर्मी कर दो और फिर शरीर को तपाओ, टॉर्चर करो, वही आसन करने हैं, लेकिन खुली हवा में मत करो, गर्मी करके करो। ये थोड़ी सी स्टुपेंडस चीजें हैं जो हुई हैं, जस्ट बिकॉज दे वांट टू डू सम चीप काइंड ऑफ मार्केटिंग, ताकि उनकी दुकान चले, घर चले, और लोग उसमें फंसते उलझते भी हैं। तो सर आज के एज में होलिस्टिक अप्रोच ऑफ योगा खत्म हो गया है कि स्टिल देयर आर सम पीपल दोज हु आर कंटिन्यूइंग इट? हाँ, तो उसमें फिर जब इन्होंने ऐसा ऐसा किया कि बहुत ज्यादा आसन आसन हो गया, देन सम ट्रेडिशंस केम, जैसे आर्ट ऑफ लिविंग, जिनको ये समझ में आ गया कि लोगों को प्राणायाम मेडिटेशन तो सिखाया ही नहीं जा रहा है, उनको सिर्फ आसन आसन करते हैं, घर आ जाते हैं आसन करके, भाई शरीर थोड़ा बहुत बच जाएगा तुम्हारा, लेकिन मनस्थिति बदली, खुशी हुई क्या, क्लास से बाद आए तो क्या बेटर था, या वही घर से लड़के गए थे और वापस आके फिर वो लड़ाई वहीं से कंटिन्यू, समझ रहे हो? तो ये आर्ट ऑफ लिविंग जैसे अच्छे ट्रेडिशंस आए, उन्होंने सिखाया फिर मेडिटेशन, प्राणायाम, बट उन्होंने एक अच्छे तरीके से एज अ कोर्स सिखाया। अगर वो सीधा बोलते ना ध्यान शिविर केंद्र, आपको क्या सुनने में अच्छा लग रहा है, ध्यान शिविर केंद्र या फिर आर्ट ऑफ लिविंग हैप्पीनेस प्रोग्राम? आर्ट ऑफ लिविंग हैप्पीनेस प्रोग्राम। तो उन्होंने भी बहुत स्मार्ट किया, ताकि लोगों को
बोरिंग ना लगे वो चीज़, और उन्होंने एडवांस कोर्स और ये सब फिर उन्होंने वो सब सिखाया। अभी भी कई ट्रेडिशंस में प्राणायाम, मेडिटेशन ये सब प्रैक्टिस नहीं होता है जी वो बस आसन सिखाते हैं क्योंकि वही अब है जो मार्केट में, लोग भी नीड भी वही है लोग, बट लोग मासूम है, उन्हें मालूम ही नहीं है कि देयर इज अ लॉट डीपर है उसमें। आप बस ऊपर ऊपर का लेने आ रहे हो, भाई तुम अंदर भी तो देखो, हम यहाँ देने बैठे हैं। हमारा इंस्टीट्यूट जैसा है ना, हम भी क्या करते हैं कि जब हमारे पास कोई सीखने आता है तो हम उसको पहली बार में नहीं कि भाई तुम चलो ध्यान करो, ध्यान भी तो योगा का सबसे जरूरी पार्ट है ध्यान। वो बोलेगा यार मैं तो आसन, मेरे को वेट लॉस करना था, तुम कहाँ ध्यान करा रहे हो। लोगों का नीड और हमारे पास जो है देने को उसमें गैप है, वो गैप शुरू के 3-4-5 दिन में कम करना पड़ता है जी। तो शुरू में उनको वही दो जो चाहिए। क्या चाहिए तुम्हें? हेल्थ चाहिए, लो ये आसन करो, क्रिया करो, हेल्थ लो। और क्या चाहिए? वेट लॉस चाहिए, लो ये क्रिया लो, वेट लॉस करो। जब उन्हें लगता है ना कि हाँ उनका जो है जो नीड सेटिस्फाई हो गई, उसके बाद तुम उनको हायर लेवल्स पे लेके जा सकते हो। एक बार वो कनेक्शन बन गया जी उसके बाद उनको तुम हायर प्रैक्टिसेस दो, इंटरेस्टिंग। तो वो दे सकते हैं। लेकिन जो अदर साइड ऑफ द वो है ना कि हॉट योगा, बियर योगा चल रहा है आजकल, मालूम है आपको? नहीं, मुझे नहीं पता। कुछ भी गन फैला रहे हैं डॉग योगा, कैट योगा, बस कुत्ते बीच में छोड़ दो तो डॉग योगा हो गया। सर अभी मैं उसी सवाल पे आ रहा था। अभी प्रॉब्लम क्या है सर? बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। सर आपका हथ योगा इंस्टीट्यूट का पेज है, आई कैन सी मल्टीपल पेजेस, और सर even I am confused who is authentic, whom to follow. Now the social media has created a confusion and chaos in the people, और लोगों को पता ही नहीं है किसे फॉलो किया जाए। मेरा सर नेक्स्ट सवाल उस पे ही है। सर अभी आर्ट ऑफ लिविंग है, श्री श्री रविशंकर जी है गुरु, वो इसे संभालते हैं। पतंजलि है, हमारे रामदेव बाबा जी संभालते हैं। सर ऐसे अलग अलग इंस्टीट्यूट है, अलग अलग गुरु है, सदगुरु जी है। सर अगर किसे सबसे पहले अपना एक गुरु चुनना है तो उसके लिए उसने क्या करना चाहिए? तो देखो, गुरु के लिए आप 2-3 चीजें मन में रखो। एक तो वो तड़प मन में रहनी चाहिए कि भाई मुझे गुरु मिल जाए, एक प्रे मन में रहनी चाहिए, एक वो इच्छा रहनी चाहिए, वो एक लॉन्गिंग जिसको हम बोलते हैं, तो एक लॉन्गिंग रहनी चाहिए। वो लॉन्गिंग थोड़े दिन रखो आप अपने मन में कि मुझे गुरु मिल जाए, हे भगवान मुझे गुरु मिल जाए, हे प्रभु, हे ईश्वर, जिसको भी मानते हो नहीं मानते, अपनी विश लिस्ट में रखो कि मुझे गुरु मिल जाए। तो वो एक लॉन्गिंग होनी चाहिए, वो लॉन्गिंग गुरु तक पहुंच जाएगी और फिर आप ही नहीं ढूंढोगे गुरु को, गुरु भी आपको ढूंढेगा। ओके, एक कदम आप बढ़ाते हो ना तो वो 10 बढ़ाता है जी। गुरु इस धरती पे है किस लिए? आप ये सोचो, उनकी लाइफ क्या है? उनकी लाइफ अपने लिए है ही नहीं। आप सोच रहे हो आप गुरु ढूंढ रहे हो, आपका गुरु ढूंढ रहा है आपको सालों से, आप मिल नहीं रहे हो उसको क्योंकि आप बिजी हो। आप बिजी हो अपने लाइफ में या जो भी दिमाग भरा है जिन चीज़ों से। गुरु धरती पे आते ही इसलिए हैं ताकि वो जो भी उनके साथ जुड़े उनका कुछ कल्याण कर जाए, उनको उठा के थोड़ा ऊपर उठा के चले जाएं। जी। उनको कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे अपना टाइम पास करने की, उनका वो धरती पे आते ही इसलिए हैं। जो ओरिजिनल गुरुज होते हैं, मैं वो फ्रॉड बाबा की बात नहीं कर रहा हूँ, और उनका पर्पस ही ये रहता है कि वो आए, आपका जीवन को तार जाएं और फिर वो खुश हो जाते हैं, उनकी खुशी इसी में है। तो वो भी ढूंढ रहे हैं, आप शिष्य बनो, आप अपना प्याला खाली तो करो, आप अपना थोड़ा वो तो करो कि एक लॉन्गिंग तो लाओ। जैसे कॉलेज में जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनते हैं उनको कैसे लॉन्गिंग होती है ना कि यार आज बात नहीं हुई उससे, पता नहीं क्या कर रही होगी, क्या कर रहा होगा, फिर रात में बात होती है, तसल्ली आती है, सो जाते हैं। वैसी एक तड़प आपके मन में भी होनी चाहिए कि मेरे को गुरु क्यों नहीं मिला अभी तक, कहाँ है मेरा गुरु, किधर है, कहाँ पर है, जो बोलेगा मैं करने को तैयार हूँ, जो वो बोलेगा मैं सुनने को तैयार हूँ। ऐसा एक अपना प्याला खाली करो पहले। वो प्याला खाली होते ही गुरु तुम्हें सामने दिख जाएंगे, सामने आ जाएंगे, मिल जाएंगे, किसी ना किसी बहाने मिल जाएंगे, बट तुम्हें अपना प्याला खाली करना पड़ेगा। तुम लेके जाते हो अपनी चेकलिस्ट, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, तुम भाई वो तुम्हारे लिए आया है, तुम लीडर, तुम उसके बाप नहीं है, वो तुम्हारा बाप है। तो तुम जारी चेकलिस्ट लेके जाओगे तो कोई नहीं, हाँ भाई दाढ़ी होनी चाहिए, सफेद पहना है,
वैसा ऐसे ऐसे करके तुम जाओगे, हाँ संस्कृत जानता है, हाँ तो वैसा ये चेकलिस्ट अपनी मत लेके जाओ, अपना जी। प्याला खाली करो, विश करो, गुरु तुमको सामने मिलते हैं। गुरु धरती पे आते ही इसलिए हैं कि वो जीवन तार जाए, तुम सोच रहे हो तुम ढूंढ रहे हो, बट वो ढूंढ रहे हैं तुम्हें। तो जब वो मिलते हैं ना तब पता चलता है वो आपको कि अरे यार ये तो ऐसा लगा ही नहीं कि कोई नया है, कोई नया कनेक्शन है, तब तुम्हें पता लगता है तो जन्मों का कनेक्शन है कुछ ना कुछ गुरु से। तो वो एक तड़प मन में रखनी पड़ती है, प्याला खाली रखना पड़ता है, बुद्धि झुका के चलना पड़ता है, तो वो तुम्हें मिलते हैं और ज्ञान देते हैं और जीवन को तारते हैं। इंटरेस्टिंग। ऐसे होता है। नहीं, वेरी गुड सर। आई होप जो भी व्यूअर्स देख रहे हो, इफ दे आर फाइंडिंग अ गुरु, डेफिनेटली कीप दैट क्यूरियोसिटी एंड हंगर की मुझे दैट गुरु लॉन्गिंग इन यू। यस, कीप दैट लॉन्गिंग इन यू कि आप गुरु ढूंढ रहे हो, सो डेफिनेटली यू विल गेट द रिजल्ट। यस, एंड मेंटली गुरु मिलने से पहले आप सरेंडर के लिए रेडी रहो जी। कि जो मुझे आता है, मुझे जो नहीं आता है, जो मेरी सोच समझ है, उसको तुरंत मैं खत्म कर दूंगा अगर मुझे गुरु मिलता है और वो कुछ मुझे इंस्ट्रक्शन देता है। प्री कंसीव्ड नोशंस होने ही नहीं चाहिए, जीरो होने चाहिए। Okay. उस सरेंडर के लिए रेडी रहो, टूटने के लिए रेडी रहो, क्योंकि वो मिलेगा तुमको, जब मिलेगा, जैसे मिलेगा, किस रूप में कैसे मिले, तुम तैयारी नहीं होगी ना अगर, तो तुम्हें 10 बार भी गुरु मिले तुम गेन ही नहीं कर पाओगे कुछ। वो टूटने के लिए रेडी रहो एक। Okay. तो मिल जाएगा। सर, नाउ विल कम टू दी योगा क्वेश्चन, बिकॉज अभी योगा की बहुत सी चीज़ें हमारे व्यूअर्स को जाननी है। सबसे पहले सर, मुझे भी यही दो कॉन्सेप्ट पता है, योगा एंड प्राणायाम। सो योगा का ही एक भाग है प्राणायाम, जैसे कि आपने बताया। सर मुझे बताइए सर, फॉर आजकल जो जैसा ज़माना है, लोगों के पास ज़्यादा टाइम नहीं है, ठीक है सर, योगा और प्राणायाम साथ में करना चाहिए कि कोई पर्टिकुलर डे से वो योगा कर सकते और प्राणायाम नहीं कर सकते, या फिर वो दोनों चीज़ें साथ में कर सकते इन अ लेस टाइम, ऐसा कुछ हो सकता है? हाँ, हो सकता है। पहली चीज तो आपको योगा के बाद प्राणायाम करना ही करना चाहिए जी। अगर आप सिर्फ आसन करके देखो, योग प्राणायाम मैं तो अलग नहीं यूज करता हूँ। योग पहले प्राणायाम करना चाहिए कि योगा करना चाहिए? योग अभी जैसे मैंने बताया, योग के अंदर ही क्रिया, आसन, प्राणायाम, मुद्रास, बंदास, ये सब हठ योग के अंदर ही आते हैं जी। तो अगर मैं बोल रहा हूँ ना कि मैं 1 घंटा योगा किया या योगा क्लास पे जा रहा हूँ, दैट मीन्स ये सब होना चाहिए उसमें। अगर आप ये नहीं कर रहे हो तो मतलब योगा क्लास नहीं जा रहे हो, आप बस आसन क्लास जा रहे हो, फिर उसको आसन क्लास बोलो आप, कि मैं 1 घंटा आसन प्रैक्टिस करता हूँ, आसन क्लास जाता हूँ, फिर आसन वर्ड यूज करो, योगा वर्ड यूज मत करो। योग वर्ड यूज कर रहे हो तो मतलब आपका प्रैक्टिस होलिस्टिक होना चाहिए फिर, जिसमें सब कुछ हो। तो पॉसिबल है, जल्दी भी करना पॉसिबल है। जैसे आर्ट ऑफ लिविंग का ही एक टेक्निक है, उसको पद्म साधना बोलते हैं, आपने भी करी होगी अपने कोर्स में। पद्म साधना। तो पद्म साधना सिर्फ 15-20 मिनट्स लगते हैं। उसके बाद आप 10 मिनट अपना प्राणायाम कर लीजिए, थोड़ा 5-10 मिनट ध्यान कर लीजिए, तो आपका 30-40 मिनट्स में हो गया। आपको 1 आवर नहीं चाहिए जी। आप थोड़ा ज्यादा अच्छे से करना चाहते हो तो अच्छे से आसन करो, लेकिन उसके एंड में प्राणायाम होना चाहिए, उसके एंड में मेडिटेशन होना चाहिए, तभी वो प्रैक्टिस कंप्लीट है। मैं आपको पूछता हूँ, पेस्ट्री कैसा खाना पसंद करोगे? सिर्फ केक दे दूं? उसके ऊपर वो चाहिए ना, फ्रॉस्टिंग पूरी चाहिए, चेरी भी चाहिए, सब कुछ चाहिए ना, तब वो केक आपको पसंद आएगा। दैट इज व्हाट होलिस्टिक योगा क्लासेस। सिर्फ केक खाओगे तो कैसा जीवन है? आप फिर एक कंप्लीट नहीं कर रहे हो ना, आधा अधूरा जीवन जी रहे हो, तो आपको रिजल्ट भी आधा अधूरा ही मिलेगा फिर। मिलेगा, आसन का भी रिजल्ट मिलेगा, बट कितना मिलेगा? ओनली ऑन द बॉडी लेवल, माइंड लेवल पे कुछ नहीं। और बॉडी तो एक दिन खत्म हो ही जाएगी भाई, तुम कितना बचा लोगे उसको, वो खत्म हो ही जाएगी। अब तो ये सब सिर्फ बॉडी पे फोकस करोगे तो एक हद के बाद आप खुद भी इरिटेट हो जाओगे, परेशान हो जाओगे कि कितना आसन करूं, फिर भी शरीर में इधर उधर दर्द हो जाता है, फिर भी बाल झड़ी जाते हैं, फिर भी दिक्कत वात पित्त कफ की हो ही जाती है जी। तो शरीर का एक लिमिट है, उसको उतना ही इम्पोर्टेंस दो। मन के लिए भी कुछ प्रैक्टिसेस करो, ब्रीदिंग करो, इमोशंस के लिए प्रैक्टिसेस करो, ध्यान करो जी, तब जाके एक होलिस्टिक योगा क्लास बनती है। सर, एक प्री कंसीव्ड नोशन है लोगों का कि जो योगा है वो सिर्फ जब आपकी उम्र हो जाए तो स्टार्ट कीजिए, ओल्ड एज में। हाँ, तो सर आपको उस पर क्या कहना है, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़ सर, ये सही प्रोसेस है जहाँ पे लोग जिम कर रहे हैं लेकिन योगा नहीं कर रहे हैं, या फिर जो ऐसा ये बोल रहे हैं लोगों का जो प्री कंसीव्ड नोशन, मैं नहीं बोल रहा सबका, कि बाबा जब आपकी उम्र हो जाए तब आपने ये सब करना, बिकॉज तब तो आप वेट इतना उठा नहीं पाओगे,
सो व्हाट्स योर ओपिनियन कि जिम योगा साथ में अभी से करना चाहिए या फिर एक सर्टेन एज के बाद आपने स्टार्ट करना चाहिए, जो लोग सोचते हैं? ओके, सो योगा आपको अभी से लेकर के, जैसे आप 18, 19, 20 साल के होते हैं तब से लेकर के आखिरी दम तक आपको अपना योग प्रैक्टिस करना चाहिए। जी। इंटेंसिटीज चेंज हो जाती हैं, प्रैक्टिसेस चेंज हो जाएंगी। जब आप यंग हो तो ज़्यादा आसन करो, प्राणायाम ध्यान थोड़ा कम करो। जब जैसे जैसे मैच्योर होते जाओगे तो आपको समझ में आने लगेगा कि इतना आसन करने का कोई है नहीं, अपने चुनिंदा 4-5 आसन करो या अपनी थोड़ी सूक्ष्म व्यायाम प्रैक्टिस करो। तो वो अपना बेसिक करके आप प्राणायाम ध्यान ज़्यादा करो। जैसे जैसे मैच्योरिटी आएगी प्रैक्टिसेस चेंज हो जाएंगी, गुरु भी आपको आपका बताता रहेगा कि भाई अब ये तुम्हारा हो गया। तो एक योगा तो साथ में चलते रहना चाहिए। इट शुड बी इनएविटेबल पार्ट ऑफ योर लाइफ। जैसे ब्रश करते हो सुबह, जी, क्लीनिंग करने के लिए ब्रश करते हैं, थोड़ा बहुत मुंह धोते हैं, कुछ लोग और भी कुछ ऑयल पुलिंग करते हैं, ऐसे कुछ कुछ जैसी। अब होता क्या है ना कि आपका ये सब ब्रशिंग योर टीथ जैसी जो हैबिट्स हैं, इनका बीज बचपन में ही डाला गया है जी, है ना। अगर आपका ब्रशिंग योर टीथ का नहीं डालते हो, दातुन करा रहे होते बचपन से, और सडनली आपको 30 इयर्स की उम्र में बोलते हैं कि दातुन से नहीं, अब ब्रश करना शुरू करो, तो आपको ब्रश करना बहुत एफर्ट लगता कि यार ब्रश अलग से पेस्ट लगाओ। गया दातुन की हैबिट है आपको, उसका बीज डाला गया है, तो दातुन ईजी रहता, लेकिन ब्रश मुश्किल हो जाता। वैसे ही अगर आपका योगा का बीज बचपन से डाला गया है ना, मैं ये उन सबको बोलूंगा जिनके छोटे बच्चे हैं घर में, चैंटिंग करना, आसन करना, ध्यान करना, ओम चैंटिंग, ओम नमः शिवाय, ये सब बचपन से ही उनके अंदर बीज डालो ताकि उनको एकदम एफर्टलेस लगे। तो योगा प्रैक्टिस हमेशा चलती रहनी चाहिए। बीज नहीं भी डाला तो अब से शुरू कर दो, हमेशा चलती रहनी चाहिए। आधा पौना घंटा आपको देना ही देना है। इसके साथ जिम कर सकते हैं, बिल्कुल करिए, टाइम है, एनर्जी है, करिए, क्यों नहीं करो। अच्छी स्पोर्ट्स खेलना है वो स्पोर्ट्स खेलना है, रनिंग करना है, साइकिलिंग करना है, बैडमिंटन खेलना है, पिकल बॉल खेलना है, टेनिस खेलना है, जो भी अपना है आप खूब मस्ती करो। लेकिन ये करने के बाद आपने ये तो आपको करना ही करना है, इसको छोड़ना नहीं है। ये आपको एज अ पर्सन स्ट्रांग बनाएगा। इसके ऊपर जो भी करोगे अच्छा करोगे जी, बेटर करोगे। हाँ, अभी सर मुझे सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है, कुछ लोग हैं जिनको ऑथेंटिक होलिस्टिक योगा क्लासेस नियर बाय नहीं मिल पाती, लाइक Tier 3 कोई स्मॉल टाउन में रहता है, ठीक है, या फिर कोई बड़े शहर में भी रहता है लेकिन उसको इतना ट्रस्ट नहीं है जहाँ पे वो योगा इंस्टीट्यूट में पढ़ने जा रहा है, बिकॉज उनको होलिस्टिक अप्रोच चाहिए एंड दे डोंट हैव दैट ऑथेंटिक पीपल अराउंड। तो ऐसे में वो ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं, करेक्ट? बट सर ऑनलाइन क्लासेस का इतना इफेक्टिव रहता है? हाँ, तो देखो इसका मैं एक ही आंसर देता हूँ हमेशा। बहुत लोग पूछते हैं कि आप है ना ऑनलाइन ऑफलाइन मत देखो, आप ये देखो जो इंस्टीट्यूट है, जो टीचर्स हैं वो कैसे हैं जी। अगर वो अच्छे मिल रहे हैं आपको तो फिर आप ऑनलाइन करो, ऑफलाइन करो, जैसे भी आपको मिल रहे हैं आप वैसे करो। तो डोंट फोकस ऑन द मोड, फोकस ऑन द इंस्टीट्यूट, ऑन द टीचर्स, उन पे फोकस करो। अगर उनके रिव्यूज अच्छे हैं, वो अच्छा है, तो आप ऑनलाइन भी कर लो, तो आपको वो करवा देंगे। और अगर आप बेकार टीचर्स चुनोगे ना तो आप ऑफलाइन जाओ, वो कुछ नहीं करवा पाएंगे आपको और इंजरी और लेके आओगे। ओके, समझ रहे हो? वी हैव टू फोकस ऑन द टीचर्स। ऑनलाइन भी रहेंगे तो टीचर्स की टेक्निक्स ऐसी होती है कि आपको वो डिफिकल्ट से डिफिकल्ट आसन करवा सकते हैं बिना आपको छुए, सिर्फ ऑनलाइन आपको देख करके। हमारे जो टीचर ट्रेनिंग कोर्स होते हैं ना, उसमें ये इफेक्ट आता है लोगों को, जो वो शीर्षासन या कोई काकासन, चक्रासन, भतेरे एडवांस आसन है, जो वो सालों से ट्राई कर रहे थे, कभी हुई नहीं उनसे, लेकिन हमारे कोर्स में वो ऑनलाइन हो जाते हैं। ऐसे बहुत लोगों के रिव्यूज हैं, इंटरेस्टिंग, हमारे सोशल मीडिया पे डले हुए हैं, बहुत सारे रिव्यूज ऐसे होते हैं जी। तो ऑफलाइन ऑनलाइन की जगह आप टीचर्स इंस्टीट्यूट पे फोकस करो, क्या वो बच्चों पे पर्सनल अटेंशन देते हैं ये चेक करो। डेमो क्लासेस लो, पता चल जाएगा कैसे क्लासेस होती हैं, वो सब चेक करो, रिव्यूज चेक करो और फिर अपना क्लासेस को फाइनल करो। डोंट फोकस ऑन ऑनलाइन ऑफलाइन। ऑनलाइन में भी कर सकते हैं इफ द टीचर्स आर गुड, और ऑफलाइन में भी नहीं कर पाएंगे इफ द टीचर्स आर बैड। समझ रहे हो जी? तो उस चीज पे ध्यान दो, ऑनलाइन में भी पॉसिबल है। ओके सर, अभी हमने बात तो की कि ऑनलाइन भी कर सकते हो, ऑफलाइन भी कर सकते हो, योगा एवरीडे करना चाहिए। सर करना ज़रूरी है, लेकिन आपने ये नहीं बताया सर उसके फ़ायदे क्या है। सो आई वांट टू आस्क यू, क्या फ़ायदे हैं रेगुलर करने के योगा प्राणायाम? व्हाट?
क्या फायदे हैं ये तो बहुत लंबी लिस्ट है। हाँ। क्या बताऊं। फिजिकल लेवल से शुरू करो जी। फिजिकल बॉडी के 9 एनाटॉमिकल सिस्टम होते हैं। जी। फिजिकल लेवल पर सबसे पहले मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम होता जी। है। मस्कुलर सिस्टम योगा ही ऐसी एक प्रैक्टिस है, आसन ऐसी एक प्रैक्टिस है जिसमें ऐसे ऐसे मसल्स यूज होते हैं आपके जो सालों से यूज नहीं हुए होते। बाकी किसी स्पोर्ट में ऐसा नहीं है कि आपके सारे के सारे मसल्स अंदर बाहर सारे यूज हो जाएं। योगा में हो सकते हैं। जॉइंट्स आपके हेल्दी रहते हैं हमेशा, जी। क्योंकि इतनी रेंज ऑफ मोशन है हर एक जॉइंट की, वो किसी और दूसरी चीज में नहीं है। फिर फिजिकल हो गया, मतलब ऊपर ऊपर से हो गया। आप डाइजेस्टिव सिस्टम पे आ जाओ। आप पूछो, देखो कितने लोग योगा प्रैक्टिस शुरू करते हैं, आप भी शुरू करो, पता चल जाएगा डाइजेस्टिव इश्यूज तुरंत सॉल्व हो जाते हैं। एसिडिटी हो, ब्लोटिंग हो, गैस हो, कॉन्स्टिपेशन हो, सब सॉल्व हो जाएगी। ये तो 2-4 क्लासेस में ही पता चल जाएगा आपको। फिर उसके बाद रेस्पिरेटरी इश्यूज हैं, अस्थमा है, ब्रीदिंग इशू है, लंग कैपेसिटी इंक्रीज करनी है, करना शुरू करो आप योगा प्रैक्टिस, आपका लंग कैपेसिटी इंप्रूव हो जाएगी, अस्थमा कंडीशन खत्म हो जाएगा या कम हो जाएगा। सर्कुलेटरी सिस्टम है, ब्लड फ्लो हर कोने कोने तक जाता है व्हेन यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग योगा। हर एक पार्ट को नरिशमेंट मिलता है। नर्वस सिस्टम है, योर नर्वस सिस्टम का तो एक ऐसा है, नर्वस एंड एंडोक्राइन सिस्टम, ये दो ऐसे हैं कि ओनली योगा कैन सॉल्व बोथ ऑफ दिस। मॉडर्न मेडिसिन के पास, मॉडर्न साइंस के पास इन दो का कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। आप एंडोक्राइन सिस्टम का कुछ भी हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं ना, आप जाओ मॉडर्न साइंस के पास कि भाई मुझको ये हो रहा है तो क्या करूं, वो आपको या तो बाहर से हार्मोन डाल देंगे, कुछ टैबलेट वगैरह देंगे जो हार्मोन्स की होती है, इंजेक्शन होगा, बाहर से डाल देंगे। बट आपका ग्लैंड कैसे ठीक करना है जो गड़बड़ कर रहा है उनको नहीं मालूम। बट योगा प्रैक्टिस से होता है। जैसे थायराइड एक बहुत ज्यादा समस्या है, थायराइड मेटाबॉलिज्म इशू होता है, या तो हाइपर हो जाते हो हाइपो हो जाते हो। तो उनका मॉडर्न मेडिसिन के पास क्या है, थायराइड की गोली उम्र भर खाते रहो, ये सॉल्यूशन है कोई? ये सॉल्यूशन है? ये तो तुम भाई तुमने और ज्यादा डिपेंडेंट कर दिया। फिर वो शीशी दवाई की हर जगह तुम्हारे साथ जाएगी, तो तुमने तो व्यक्ति को कमजोर बना दिया और ज्यादा। लेकिन योगा में वो चीज ठीक होती है, मैंने करी है कितने लोगों की। आप 2-4 ऐसी आसन हैं अगर आप डेली करते हो तो ठीक होता है। तो सारे एनाटॉमिकल सिस्टम के बेनिफिट हैं फिजिकल लेवल पर। मेंटल लेवल पर मोर क्लैरिटी, मोर फोकस, लेस डिस्ट्रैक्शन, लेस फिकल माइंडेडनेस खत्म हो जाती है। ये करूं वो करूं, लोगों का जीवन एक्शन के लिए बना है बट वो कंफ्यूज्ड ही बैठे हैं कि भाई ये करूं या वो करूं। एक हफ्ता हो गया वही सोच रहे हैं। इससे अच्छा तो तुम कर लेते, गलती करके सीख के आगे बढ़ जाते, बट फिकल माइंडेडनेस की वजह से अटक जाते हैं। आजकल सोशल मीडिया स्क्रोलिंग की वजह से लोगों का दिमाग एक जगह टिकता नहीं है ना। स्क्रोलिंग क्यों, ये एक वीडियो देखी अभी इसको पूरी भी नहीं देखी, चलो दूसरी, चलो तीसरी, चलो 5वीं 6ठी। तो फिकल माइंडेडनेस बढ़ गई है, उसको ठीक करता है, फोकस बनाता है, इमोशनली रिलेशनशिप्स में आपको स्टेबल बनाएगा, एक जगह रुकना सिखाएगा। ये नहीं कि आपका फोरबियरेंस बढ़ाता है, आपका तितिक्षा बढ़ाता है। फोरबियरेंस कैसे कि कुछ मान लो डिफिकल्ट सिचुएशन हो गई तो आपने ये नहीं कि बस लूज कंट्रोल कर दिया, आपको उसमें थोड़ा सहना सिखाएगा। तो फिजिकल, इमोशनल, मेंटल, सोशल, हर तरीके से इसके इतने फायदे हैं। मैं तो बोल रहा हूँ आप मुझे प्रॉब्लम बताओ, मैं योगिक सॉल्यूशन दे दूंगा चाहे किसी भी लेवल का प्रॉब्लम। नाउ सर आई गॉट लॉट ऑफ सॉल्यूशंस एंड लॉट ऑफ बेनिफिट्स ऑफ योगा। सर अभी मेरा बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है और ये बहुत इंटरेस्टिंग है सर। इवन आई वाज अ पार्ट ऑफ लिविंग, ठीक है, यस प्लस किया। मेरे बहुत से क्लासमेट इंजीनियरिंग के उस टाइम पे उन्होंने भी ये क्लास किया। सर देयर वाज ओनली वन गाय जिसे लगा कि मैंने इस चीज में करियर करना चाहिए, एंड एवरीबडी एल्स, यार ये कौन करेगा यार, मुझे तो पैसा कमाना है। सर वी आर इन द एज ऑफ कलियुग, जहाँ पे लोगों को लगता है यार पैसा ही सब कुछ है। मतलब मेरे पूरे क्लास, मेरे पूरे सेशन में देयर वाज हार्डली वन गाय जिसको लगा कि इसमें मैं करियर कंटिन्यू करना चाहिए, एंड ही इज डूइंग इट, ठीक है। सो ही इज आल्सो डूइंग ऑल द योगा क्लासेस, ही बिकेम अ योगा टीचर, वो सब चीजें कर रहे हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं। और आज मुझे ऐसा लगता है कि एक्चुअली ऐसा लोग बहुत कम सोचते हैं कि भाई मैंने योगा टीचर बनना चाहिए, मैंने थोड़ा स्पिरिचुअल वे की तरफ जाना चाहिए। एंड द बिगेस्ट रीजन इज लोगों को लगता है इसमें पैसे वो कम कमा पाते हैं। सो माय क्वेश्चन टू यू इज सर, इसमें अर्निंग अपॉर्चुनिटीज कैसी है एज अ योगा टीचर? एंड मोर देन अर्निंग अपॉर्चुनिटी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली अबाउट मनी। सर मुझे लगता है कि जो स्पिरिचुअलिटी है या फिर मेंटल पीस है, ये चीज़ों का भी बहुत मायने है। सो ओवरऑल
एज अ योगा टीचर या फिर ये सब फील्ड में जो भी ऑकल्ट साइंस या फिर पर्टिकुलर योगा साइंसेस की फील्ड है, इसमें करियर अपॉर्चुनिटीज़ कैसी है और इसमें अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ कैसी है? इसमें अर्निंग अपॉर्चुनिटीज, करियर अपॉर्चुनिटी, बहुत बड़ा स्कोप है. देर इज जी। अ वेरी वेरी बिग गैप इन, मतलब योगा का ना अभी स्टैंडर्डाइजेशन हुआ नहीं है, तो अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा हैं. मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. सपोज मैं एक आईटी में जाता हूँ, तो आईटी का स्टैंडर्डाइजेशन हो चुका है. आपको पता है यही 10 तरीके की आईटी जॉब्स हैं, जी। इन्हीं में करना है आपको. या तो आप जावा बन जाओ, जावा डेवलपर बन जाओगे, पाइथन सीख लोगे, टेस्टर बन जाओगे, और दूसरा कोई हार्ड कोड, HTML कोड. मतलब फॉर डिफाइंड जॉब्स हैं, डिफाइंड पाथ्स हैं, एवरीथिंग इज वेरी डिफाइंड, वेरी स्टैंडर्ड, सब रास्ते बने हुए हैं. लेकिन योगा का जो रास्ते हैं वो करियर वाइज वो भी बने हुए नहीं हैं, तो आप उसको बना सकते हो अपने लिए. तो यू हैव टू थिंक इन अ वेरी क्रिएटिव वे कि हाउ टू, कि आप अपना करियर का पाथ किस तरीके का बनाना चाहते हो. आपको ये थोड़ा सोचना पड़ेगा. अगर उस टाइप के व्यक्ति हो कि आप क्रिएटिव हो, आप अपना रास्ता खुद बनाना जानते हो, सेल्फ मोटिवेटेड हो, तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं. इतनी अपॉर्चुनिटीज़ है कि आप अच्छा खासा अर्न कर सकते हो, बाकी लोग ना सोच भी नहीं सकते. IT MBA करने के बाद भी लोग उतना नहीं कमा पाओगे जितना एक योगा टीचर कमा सकता है. हमारे कितने स्टूडेंट्स हैं अच्छा खासा अर्न कर रहे हैं. ओके, लेकिन उन्होंने अपना रास्ता बनाया है, उनको बना बनाया नहीं मिला है रास्ता. IT में बना बनाया रास्ता है, MBA करके जाओगे मैनेजमेंट में, बना बनाया रास्ता है. लेकिन इसमें बना बनाया नहीं है, आपको बनाना पड़ेगा, सेल्फ मोटिवेटेड, क्रिएटिव रहना पड़ेगा. अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं, अनंत हैं, कमाने के लिए बहुत ज़्यादा हैं. बट आप अगर इस टाइप के व्यक्ति हो कि भाई हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, जो हमको सामने सामने दिख रहा है हम उतना ही उतना करेंगे, तो भी इसमें कम पैसा नहीं है. आप अगर नॉर्मल योगा क्लास लेते हो, चलो मैं आपको थोड़ा मैथमेटिक्स बताता हूँ. सपोज आपने एक योग टीचर ट्रेनिंग कोर्स कहीं से किया, तो एवरेज पकड़ लो लगभग 30-40 हज़ार तक का एक टीचर ट्रेनिंग कोर्स हो जाता है. उसके बाद आपने अपनी क्लासेस शुरू करी. क्लासेस में सपोज एक क्लास में आपके 10 लोग तो आएंगे, इतने तो फैमिली फ्रेंड्स के सर्कल होते हैं. 10 लोग तो आएंगे. 10 लोग आपको, मान लो अगर आप ऑफलाइन ले रहे हो तो कम से कम 1500 रुपये तो फीस होती है. कम से कम बता रहा हूँ ये मैं जी. ज़्यादा से ज़्यादा तो 3000 तक भी जाते हैं, बट 1500 रुपये फीस है. 10 लोग आपको देते हैं 15,000, 1 घंटे से आए बस. फिर ऐसे ही आप एक और बैच लोगे मॉर्निंग के, 30,000 आ गए. शाम को 2 बैच और ले लेना, 60,000 आ गए. 60,000 रुपये आ गए आपके. ये तो मैं ऑनलाइन में बता रहा हूँ. आप अगर ऑफलाइन आप लेते हो तो 3 बैच सुबह, 3 बैच शाम को कम से कम लेना. उस जगह का रेंट भी देना है आपको, और वो भी मैं 10 लोगों में बता रहा हूँ, बस 10 से ज़्यादा भी आते हैं, 10 तो बहुत कम है. तो 15-15, 45,000 सुबह आ गए, 45,000 शाम को आ गए. 3 बैच सुबह, 3 बैच शाम को, आपको 6 घंटा काम करना है. 45,000, 90,000 रुपये हो गए. 45-45, तो 90,000 में से अब कोई स्टाफ आपका है नहीं, आप क्लास लेते हो, बस जिस जगह आपने लिया उसको रेंट देना है आपको. तो 15-20, जहाँ पे 1,500 रुपये फीस है, वहाँ उस जगह का रेंट 15-20 हज़ार ही होगा. 90,000 में से आप 20,000 रेंट दे दो, 25,000 रेंट दे दो, फिर भी आपका 65,000 रुपये बच जाएगा. तो ऐसे 60-65 हज़ार रुपये तो आम टीचर कमा सकता है, कोई भी छोटी जगह हायर करके. अगर आप महंगी जगह जाओगे, रेंट हो जाएगा 25 की जगह 50,000, लेकिन फीस भी फिर 1,500 से 2,100 हो जाएगी. तो 2,100 रुपये का हिसाब से लगा लो, आपके पास 10-10 भी लगाए तो 60 स्टूडेंट है, 1,20,000, 50,000 रेंट दे दिया आपने, 40,000, 70-80 हज़ार तो आ ही गए ना. इंटरेस्टिंग. लोगों का इंटरेस्ट होना चाहिए, आराम से कर सकते हैं. लोगों का इंटरेस्ट रहता है, लेकिन हेजिटेट करते हैं कि ये फील्ड में मैंने एक्सप्लोर करना चाहिए, नहीं करना चाहिए. दैट्स व्हाई सर ये मेरा सवाल था. बट सर यू आंसर्ड इट ब्यूटीफुली. आराम से हो जाएगा. अभी पुणे में ही देख लो आप, यहाँ पे इतने सारे योगा इंस्टीट्यूट हैं. आप किसी भी एक सड़क पे निकल जाओ, एक तो योगा इंस्टीट्यूट उस सड़क पे मिल ही जाएगा जी. ऐसे सारी मेट्रो सिटीज में है जी. हमारे पास ही कितने वो आते हैं कि हमारी जो टीचर ट्रेनिंग कोर्स में स्टूडेंट होते हैं ना, कितनी बार बोलते हैं कोर्स के बाद, सर आपकी फ्रेंचाइज हमको दे दो. मैं यहाँ जयपुर में खोलना चाहता हूँ, फ्रेंचाइज दे दो, दिल्ली में खोलना चाहता हूँ, बैंगलोर में, हैदराबाद में, कलकत्ता में, नॉर्थ ईस्ट. लेकिन मैं अभी फ्रेंचाइज में नहीं काम करना चाहता, तो इसलिए मना करता हूँ. बट सब लोग रेडी है करने को, करने वाले लोग कर रहे हैं, अर्न भी कर रहे हैं अच्छा खासा. कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें करियर को लेकर.
नाउ सर आई विल बी कमिंग टू दी रियल पेन पॉइंट्स बिकॉज अभी सवाल ही वैसा है सर। अभी जैसे लाइफस्टाइल हो गया है, पीपल मोर इनटू मोबाइल स्क्रोलिंग, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग सर, आफ्टर कोविड सर जॉब का पूरा सिनारियो ही चेंज हो गया है लोगों का। ठीक है, अगर आप देखोगे कि जॉब जो है, वर्क फ्रॉम होम ज़्यादा आ गया है, पूरा जॉब का मार्केट रिवोल्यूशनाइज हो गया है। उसके बाद सर जो वर्क फ्रॉम होम वाले जॉब्स नहीं है, बाकी जॉब जो फील्ड वर्क वाले हैं उसमें भी कुछ चैलेंजेस है। सो मैं अभी जो जो पेन पॉइंट्स है मैं उसकी बात करूँगा। जो आईटी के जॉब्स है उसमें बिकॉज ऑफ आपको एक कांस्टेंट सेडेंटरी लाइफस्टाइल और कांस्टेंट एक पोस्चर में बैठने के कारण लॉट ऑफ पीपल आर हैविंग अ नेक पेन, लोअर बैक पेन। ठीक है, वही जो लोगों का ट्रैवलिंग कांस्टेंट है सर, उनको पैरों का पेन है, नीज में पेन है, उनके बिकॉज ऑफ द ड्राइविंग यहाँ पे पेन होता है, या फिर नेक और बैक में पेन होता है बिकॉज ऑफ दैट कांस्टेंट सिटिंग पोस्चर। तो सर जो मास स्केल पे प्रॉब्लम है वो बहुत कॉमन है। एक तो बैक का पेन बहुत होता है, या फिर नीज, या फिर आपको लेग का पेन होता है। सो ऐसे में सर क्या एक्सरसाइजेज है जो ज़रूरी है आज के ज़माने के लिए, बिकॉज मोबाइल, ट्रैवलिंग एंड लैपटॉप इज़ वेरी कॉमन, और सर प्रॉब्लम्स भी कॉमन है। सो व्हाट इज़ द सॉल्यूशन सर? तो देखो, योग आसन में ही सॉल्यूशन छुपे हैं जी ये तो बहुत छोटी प्रॉब्लम है योगा की नज़र से, अगर आप देखो जी। एक हफ्ते में दूर करी जा सकती है योग इज इट? योगा की अगर आप नज़र से देखो तो ये तो बहुत छोटी प्रॉब्लम है। ये तो हम ऐसी 2 क्लास में ही हील कर देंगे ऐसी प्रॉब्लम से। तो जैसे बैक पेन की आप बोल रहे हो, तो कुछ आसन के नाम मैं लेता हूँ। तो वो आसन से आपकी बैक की मसल स्ट्रांग होंगी। जैसे पेट के ऊपर लेट के भुजंगासन आपने किया, पेट के ऊपर लेट के शलभासन आपने किया, विपरीत शलभासन किया, सर्पासन किया, विपरीत शलभासन के कुछ वेरिएशंस होते हैं वो आपने कर लिए, बैक की मसल्स आपकी स्ट्रांग हो जाएंगी। फिर आप बैठो 2-2 घंटा, 6-6 घंटा, क्या दिख। मैं ट्यूसडे थर्सडे को जब मैं क्लास लेता हूँ हमारे इंस्टीट्यूट में, 6 घंटा क्लास लेता हूँ, एंड आई कॉन्स्टेंटली सिट ऑन द फ्लोर फॉर 6 आवर्स। मुझे कोई बैक पेन नहीं होता है फॉर 6 आवर्स। 2 घंटा सुबह, फिर 2 घंटा दोपहर, फिर 2 घंटा शाम में। आई सिट ऑन फ्लोर, आराम से 2 घंटा बैठ के ज़मीन पे क्लास लेता हूँ। नो बैक पेन, नथिंग। क्योंकि ये सब जो आसन जो मैंने नाम लिए, मैंने खूब प्रैक्टिस किए हैं। अब बैक की मसल्स स्ट्रांग हैं, आपको होल्ड करेंगी बहुत। जैसा मैंने बताया, बहुत इजी सॉल्यूशन। मैंने पेट के बल लेट जाओ, जो जो आसन मैंने बताए, भुजंग, शलभ, विपरीत शलभ, इन्हीं के वेरिएशंस कुछ कुछ, तो बैक पूरी तरीके से स्ट्रांग हो जाएगी। खूब ब्लड फ्लो बैक में आता है, बैक की मसल स्ट्रांग हो जाती है, तो बैक पेन नहीं होने देगी आपको। तो ये तो हो गया स्ट्रेंथ वाले। फिर कुछ आसन है जो आपको कोर मसल्स भी स्ट्रांग करनी है। देखो, हमारा जो स्ट्रक्चर है, अब ऐसे समझ लो, एक बिल्डिंग है, ओके, वी आर लाइक अ बिल्डिंग ओनली। बिल्डिंग में सबसे स्ट्रांग और सबसे सॉलिड पार्ट कौन सा बनाया जाता है, बेस या टॉप? सर बेस। बेस। हमारी बॉडी में बेस क्या है? लेग्स, लोअर बैक, लोअर एब्डोमेन। ये स्ट्रांग रहना चाहिए, ये खूब मजबूत भारी रहना चाहिए, इसमें वेट भी होना चाहिए, इसके अंदर मसल्स भी होनी चाहिए, स्ट्रेंथ भी होनी चाहिए। और जो ऊपर का पार्ट है, अगर वो किसी बिल्डिंग में मैंने ऊपर का पार्ट भारी बना दिया तो क्या होगा? बैलेंस गड़बड़ हो जाएगा। बिल्कुल। फिजिक्स में भी है, अगर भारी पार्ट ऊपर चला गया तो चीज गिर जाएगी, भारी पार्ट नीचे रहना चाहिए तो चीज स्टेबल रहेगी। हमारी बॉडी में भारी पार्ट ड्यू टू लाइफस्टाइल ये बन गया है, टू मच ऑफ आईज, स्क्रीन, टू मच ऑफ ब्रेन, हर चीज कैलकुलेशन करते रहो, प्रॉफिट लॉस करते रहो, पैसे का कैलकुलेशन दिमाग में चलता रहता है, आंखें एक्टिव रहती हैं, स्क्रीन देखती रहती हैं, लैपटॉप और वो सब, गाने सुनते रहते हैं। लोगों को देखा है आपने, घंटों घंटों ईयरफोन लगा के, कोई मजा नहीं आ रहा है, पता नहीं गाने क्यों सुनते हैं। मैं गाने सुनता हूँ तो मुझे तो आनंद आता है, अगर मैं उसको लगा के रखूँ घंटों घंटों, मतलब ट्रैवल कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, घंटों कान में गाने चल रहे हैं, तो ये पार्ट बहुत भारी हो गया है। ये पार्ट बहुत लोग एंगेज करते हैं, यूज करते हैं, भारी कर देते हैं। ये पार्ट हो गया भारी, नीचे का पार्ट हो गया वीक, तो बिल्डिंग गिरेगी गिरेगी। हमें नीचे का पार्ट रखना है मजबूत, ऊपर का पार्ट रखना है हल्का। तो जो आसन मैंने बताया उससे नीचे का पार्ट मजबूत होता है। मलासन में उठो बैठो, स्क्वाट्स प्रैक्टिस करो, तो लोअर बैक, कोर, थाइज ये मजबूत होगी, बेस मजबूत करो अभी। फिर कुछ प्रैक्टिसेस हैं जैसे गत्यात्मक मेरु वक्रासन। तो वो कैसे होता है कि पाँव वी शेप में खोल के, आपको हाथ ऐसे खोल के ट्विस्टिंग करनी है, आगे झुकना है, पीछे जाना है,
कटी शक्ति विकासक क्रिया है कमर के लिए, आगे पीछे सूर्य नमस्कार है, आगे पीछे राइट लेफ्ट, खूब अच्छे से कीप योर लोअर बॉडी स्ट्रांग, अपर बॉडी रिलैक्स, आर्म्स लूज, हेड रिलैक्स। तो शरीर की कोई तकलीफ नहीं होने वाली आपको, चाहे आप 10 घंटा बैठ के काम करो। इंटरेस्टिंग। सिटिंग नहीं आपको खराब करती, आपका जो वो है ना, मतलब मसल्स तो वीक पड़े हैं, लेग्स वीक पड़ी है, लोअर बैक वीक है, हिप में कोई शक्ति नहीं है, और दिमाग चला रहे हो आप दुनिया भर का, जी। तो आप जाओगे एक ना एक दिन, तो आप बिल्डिंग गिरेगी, बेड पे गिरोगे, डॉक्टर बोलेगा 6 महीना उठना मत क्योंकि डिस्क बल्ज हो गया, डॉक्टर बोलेगा भाई सर्वाइकल हो गया, हाथ हिलाना, हाथ ऐसे ही रह जाएगा, यहाँ पे इतना लोगों को सर्वाइकल पेन हो जाता है, जी। तो वो बिल्डिंग एक ना एक दिन गिर जाएगी। आपको लोअर पार्ट स्ट्रांग रखना है, जो मैंने प्रैक्टिसेस बोली उस टाइप की प्रैक्टिसेस करके, अपर पार्ट रिलैक्स रखना है, कीप योर माइंड कूल, आईज कूल, सेंसेस को ज़्यादा यूज मत करो क्योंकि सेंसेस इसी एरिया में है सारी, आईज, नोज, टंग, ईयर्स, एवरी सेंसेस इन दिस एरिया। तो सेंस ऑर्गन्स बने हैं टू कलेक्ट नॉलेज फ्रॉम द वर्ल्ड, नॉट टू मिस यूज। लोग उसको मजे के लिए यूज कर रहे हैं बस दिन रात। कुछ इंटरेस्टिंग देख लूँ, वेब सीरीज देख लूँ, 6 घंटा देख लूँ, खाना खा रहे हैं तो ओवर ईट कर लिया क्योंकि टंग को मजा आ रहा था, तो वो लोग उसमें पड़ गए, सेंसेस को ओवर यूज करके, तो हेड रीजन हैवी हो गया, है तो जाओगे आप, क्योंकि अपर पार्ट जो हल्का होना चाहिए आपने भारी कर दिया उसको, और लोअर पार्ट जो भारी होना चाहिए, एक्सरसाइज कर नहीं रहे हो तो वो वीक पड़ता जा रहा है। तो ऐसा बैलेंस आएगा ना जब शरीर में, तो सारी समस्याएं सॉल्व होती हैं। एक प्रैक्टिस कपालभाति है जी। कपालभाति भी आप बैठ के प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो दिमाग हल्का और पेट मजबूत हो जाता है, तो उसी से दिक्कतें, आपकी लोअर बैक की दिक्कत तो उसी से सॉल्व हो जाती है। फिर कुछ शशांक आसन जैसे एक आसन है, बहुत अच्छा है, सब कर सकते हैं शशांक आसन, उससे आपका दिमाग लाइट होता है, हल्का हो जाता है। और बहुत से लोगों को नेक पेन होता है बिकॉज ऑफ द कॉन्स्टेंट सिटिंग ऑन द लैपटॉप। यस, तो उसमें क्या वो कर सकते हैं? तो नेक के लिए जैसे ग्रीवा शक्ति विकासक होती है, जैसे नेक मूवमेंट बेसिकली ऐसा सर्कुलर घुमाया, लेफ्ट राइट आगे पीछे किया, फिर जैसे हमारा सेतु बंद आसन है, उस टाइप की प्रैक्टिस है, सरल मत्स्य आसन है, तो उसमें क्या है, नेक मूवमेंट बहुत अच्छी रहती है जी। जो सरल मत्स्य आसन है उसमें नेक की स्ट्रेंथ बढ़ती है, और जो विपरीत करनी या सेतु बंद या सर्वांगासन है उसमें नेक का फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ता है। तो दोनों तरीके से आपका नेक का प्रैक्टिस होता है जब आप योगासन करते हो। राइट लेफ्ट वाले भी कुछ प्रैक्टिस है, त्रिकोणासन है, पार्श्वकोणासन है, तो उसमें राइट लेफ्ट भी जाती है नेक, तो वहां से काम होता है। ओके, नाउ सर आई वांट टू आस्क यू द रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम नाउअडेज हैविंग। ये तो मैंने बताया कि ये तो एक प्रॉब्लम है ही सर। अभी जो रियल वर्ल्ड में हो रहा है, एक तो प्योर खाना नहीं है, 100% प्योरिटी के साथ खाना नहीं है, पीपल आर गोइंग थ्रू अ कॉन्स्टिपेशन, ठीक है सर। इसके अलावा सर लॉट ऑफ इम्प्योर खाने की वजह से सर टॉक्सिन्स बहुत हैं। सो सर लॉट ऑफ टॉक्सिन्स जो हमारे बॉडी के अंदर आ रहे हैं सर, लोग एनोरेक्टल डिजीजेस से भी बहुत जा रहे हैं, स्टमक के प्रॉब्लम से तो जा ही रहे हैं, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन कहा, टॉक्सिन्स भी बहुत हो रहे हैं, एनोरेक्टल डिजीज लाइक पाइल्स, फिशर्स, आई डोंट नो, पाइलोनेडल सीनस, बहुत फिस्टुला, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गई है बिकॉज ऑफ मसालेदार खाना या फिर जो भी खाने में मिश्रित चीज़ें हैं उसके कारण। सर इन सब चीज़ों के लिए क्या सोल्यूशन है, अगर आप 1 बाय 1 बताएं, या फिर इसके अलावा भी आपको कोई ऐसा कॉमन प्रॉब्लम लगता है जो आज के वर्ल्ड में है जिसके बारे में आपको बात करना है, तो वो भी हमें बताएंगे। ओके, तो देखो योगा में या फिर आयुर्वेदा में बॉडी को सिस्टम वाइज नहीं तोड़ा गया, मॉडर्न साइंस में सिस्टम वाइज तोड़ा गया है। डाइजेस्टिव सिस्टम अलग है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग है, एक्सक्रीटरी सिस्टम अलग है, बट योगा में या फिर मतलब दिस इज अ बेटर अप्रोच। मॉडर्न साइंस तो अभी बहुत किंडरगार्टन में पढ़ रही है, बट ऋषि मुनि बहुत हायर स्टैंडर्ड्स वाले हैं, तो दे नो कि बॉडी को तोड़ा गया है 5 हिस्सों में अकॉर्डिंग टू द लोकेशन। तो सबसे पहला लोकेशन होता है हेड एरिया, दूसरा है चेस्ट एरिया, तीसरा है एब्डोमेन और लोअर एब्डोमेन एंड द आर्म्स एंड लेग्स, ऐसे करके 5 हिस्सों, 5 प्राणवायु में बॉडी को तोड़ा गया है। तो जिस प्राणवायु का शिकायत है उस जगह के सारे डिजीजेस आपस में लिंक भी होते हैं और सॉल्व होते हैं, तो एक साथ होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कॉन्स्टिपेशन कहाँ का इशू है, लोअर एब्डोमेन, और रिप्रोडक्टिव एनोरेक्टल डिजीज कहाँ के इशू है, नीचे के ही है।
अगर किसी लेडी को मेंसेस इशू है, कहाँ के हैं? लोअर एब्डोमेन की। तो जो जो प्रैक्टिस मैं बता रहा हूँ वो लोअर एब्डोमेन के सारे इशू को सॉल्व करेगा, चाहे वो सेक्सुअल इश्यूज हैं, मिस कैरेजेस होते हैं, माँ बनने में तकलीफ होती है, आदमियों को लो स्पर्म काउंट हो जाता है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो रहा है, और इरेगुलर मेंसेस, पीसीओडी, पीसीओएस है, कॉन्स्टिपेशन है, गैस है, ये सब डिजीजेस लिंक्ड हैं। आप देख लेना, किसी लेडी को अगर पीसीओडी, पीसीओएस होगा ना, तो उसको ज़रूर कुछ ना कुछ इनमें से भी रिलेटेड डिजीज़ होगा। या फिर अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन जैसा इशू है, उसको कहीं ना कहीं मेंसेस में भी आज नहीं तो कल हो ही जाएगा, क्योंकि वो सेम रीजन के हैं। अगर उसको सॉल्व नहीं किया तो वो वहाँ की सारी चीज़ें खराब कर देंगे। तो उनको सॉल्व करने का क्या तरीका है? पहले तो योगासन, होलिस्टिकली योगासन प्रैक्टिस करो। बट अगर उसी चीज़ पे फोकस करना है तो बिहार स्कूल ऑफ योगा की पवन मुक्त आसन सीरीज 2 और पवन मुक्त आसन सीरीज 3 है। तो सीरीज 2 में कैसी प्रैक्टिसेस हैं? लेट के आप लेग रेजेस करो, लेग रोटेशन करो, साइकिलिंग प्रैक्टिस करो, जो लेट के साइकिलिंग होती है। पवन मुक्त आसन करो, पवन मुक्त आसन में आगे पीछे रोलिंग प्रैक्टिस करो, सेतु बंद आसन प्रैक्टिस करो डायनामिकली, नौका आसन प्रैक्टिस करो। फिर पवन मुक्त आसन सीरीज 3 का जो पार्ट है वो क्या है? वो जो एक तो मैंने बैठ के ट्विस्टिंग बताया था वो करो। फिर एक नाव संचालन होता है, आगे पीछे मूव करो, पैर आगे सीधे खोल के। फिर उसके अंदर आपकी ये प्रैक्टिस होती है कौवा संचालन, जिसमें आप मलासन में बैठ के आगे पीछे वॉक करते हो। तो ये सारी जो चीजें हैं, सारी प्रैक्टिसेस के लोअर बैक, लोअर एब्डोमेन इश्यूज को सॉल्व करती हैं। तो ये होना चाहिए। फिर ये भी आपके लिए मान लो मुश्किल है तो कपाल भाती इज द सुपर डुपर प्रैक्टिस। उससे अच्छी प्रैक्टिस कोई नहीं है, मैं आपको सच बता रहा हूँ। कपाल भाती अगर आप सीख गए और आपको अच्छी लगने लगी, एक बार उसके आप रम गए, तो आपको ये नीचे की डिजीजेस पकड़ेंगे ही नहीं कभी। कपाल भाती इतनी सुपर प्रैक्टिस है। तो कपाल भाती तो ओल्ड एज लोग सब कर सकते हैं आराम से, पॉस्चर्स में तकलीफ है। और जैसा आपने कहा कि खाने पीने में इतना कुछ गंद है तो वो कहाँ से निकलेगा? तो कपाल भाती इज सुपर डिटॉक्स प्रैक्टिस। आप कुछ भी खाओ, कपाल भाती आपकी फायर इतनी बढ़ा देगा कि उसमें से अच्छा निकाल लेगा, गंदा फेंक देगा। हमारी बॉडी इतनी कमजोर नहीं है कि थोड़ा मिट्टी लगा हुआ चला गया तो भाई डिजीज पकड़ लेगा, थोड़ा हाथ नहीं धोए और ऐसे ही खा लिया तो आप गए फिर बीमार हो जाओगे। इतनी कमजोर नहीं है हमारी बॉडी। हमारा देखो तो सही, कहाँ से हैं? जंगल में रहते थे हम। जंगल में क्या होता है वहाँ पे? हाइजीन वगैरह कुछ नहीं होता वहाँ से आई है हमारी बॉडी, धीरे धीरे इवॉल्व होती है जी। तो बॉडी बहुत मजबूत है, बहुत अच्छी मजबूत चीज़ है। आप बॉडी को इतना कमज़ोर मत समझो कि थोड़ा बहुत अगर कुछ मिला दिया तो आपका शरीर जो है वो खराब हो ही जाएगा। ऐसा नहीं है। आप योगिक क्रिया करो तो सही जी, आपको कुछ टेंशन लेने की फिर ज़रूरत नहीं है। बिंदास खाओ, बिंदास बचाओगे, सारी शरीर की गतिविधियां बढ़िया चलती रहेंगी। सर अभी आपने कहा सर योगिक क्रिया करो। सर कोई पर्सन है जिसने कभी योगा नहीं किया है, बिल्कुल वो डमी है, उसको कुछ नहीं पता योगा के बारे में, और वो कल से योगा स्टार्ट करना चाहता है, तो सर योगा और प्राणायाम की ऐसी कौन सी बेसिक चीज़ें हैं उसने करनी ही चाहिए? कोई भी 5 आप प्राणायाम बता दीजिए, 5 आप योगा बता दीजिए। ओके, तो देखो पहले तो कपाल भाती उसको डे 1 से स्टार्ट कर सकते हैं, स्लो स्पीड से करे चाहे। उसके बाद फिर सेकंड, स्पाइन की 5 टाइप की मूवमेंट्स होती हैं, वो होनी चाहिए। पहली होती है फॉरवर्ड बेंड, आगे झुकने वाले, पीछे बैकवर्ड बेंड, पीछे जाने वाले, तीसरे साइडवर्ड बेंड, चौथे ट्विस्टिंग और 5वें इन्वर्जन्स, उल्टा होने वाले। तो ये 5 चीज़ें उसको करनी है। तो उसके लिए क्या क्या, जैसे मैंने बताया साइकिलिंग, लेट के थोड़ा लेग रेजेस कर लिए, फिर थोड़ा जंपिंग जैक्स कर लिए, सूर्य नमस्कार कर लिया, थोड़ा मलासन में उठ के बैठ गए, और फिर इसके बाद आपकी बैठ के फिर पवन मुक्त सीरीज 3 के कुछ प्रैक्टिसेस कर ली, ट्विस्टिंग कर लिया, आगे पीछे झुकने वाला कुछ कर लिया, और साइडवर्ड बेंड के लिए त्रिकोणासन जैसा आसन है वैसा कर लिया। तो ये बेसिक आसन हो गए जो वो कर सकता है। प्राणायाम में नाड़ी शोधन प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, ये दोनों ऐसे डेली किए जा सकते हैं। तो ये 2 प्राणायाम उसको करने चाहिए। फिर तीसरा, अगर उसके पास है थोड़ा और टाइम तो ध्यान में बैठे, तो ध्यान में गाइडेड मेडिटेशन लगा सकते हो। यूट्यूब पे चैनल है मेडिटेट विद गुरुदेव करके, श्री रविशंकर जी का, वहाँ से आप गाइडेड मेडिटेशन लगा के ध्यान करो, नहीं तो सिर्फ म्यूजिक लगा के ध्यान करो।
सिर्फ फ्लूट का म्यूजिक लगाओ और आराम से बैठ जाओ, बस आंख बंद करके, धीरे 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 दिमाग शांत हो जाएगा। ओके बस इतना हर कोई डे 1 से कर सकता है। ओके। आगे जाके एडवांस सीखो, फिर इतना तो करो। अभी एक सर बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है आज के एज के लिए सर, हाउ टू अगर किसको उसको डी एडिक्शन करना है मोबाइल स्क्रीनिंग का, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल कॉन्स्टेंटली वॉचिंग, कॉन्स्टेंटली स्क्रोलिंग, उसको डी एडिक्शन करना है एंड ही वॉन्ट्स टू रिमूव दैट हैबिट, और उसको थोड़ा सा हैबिट को कम करना है, तो कैसे किया जा सकता है? तो देखो, वो शुरू कहाँ से होता है, जब लोग अपने ऊपर ध्यान देने से ज़्यादा बाहर की दुनिया में ध्यान देने लगते हैं। जी। जब आपका फोकस खुद से हट के बाहर चला जाएगा ना, तो फिर सिर्फ मोबाइल ही नहीं, आपको हर चीज़ बाहर की ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगी। मोबाइल तो अब आया है, बट डिस्ट्रैक्टेड लोग, फेलियर लोग पहले से हैं दुनिया में, पहले से हैं ना, जो अपने ऊपर कभी ध्यान नहीं दिया। हाँ भाई, दोस्त ने बोला कि चलो घूमने, हाँ चल दिए, इसके साथ चल दिए। एग्जाम आ रहे हैं, पढ़ाई कर लो, नहीं, दोस्त के साथ चल दिए। दूसरे किसी बड़े भाई ने बोला कि चल शराब पीते हैं, वहाँ शराब पी लिए उसको जाके। अपनी हेल्थ खराब हो रही है, लेकिन बड़े भाई ने कहा शराब पीनी है तो पीनी है। डिस्ट्रैक्शंस पहले से हैं, अभी नहीं आए हैं। जिस व्यक्ति का फोकस स्वयं पे रहता है, उसका बाहर नहीं रहेगा, फिर वो उस बाहर की चीज को कंट्रोल कर सकता है, चाहे वो रील्स हो, चाहे वो और भी कोई चीज हो, लड़कीबाजी हो, कुछ भी हो, पहले से है ये सब चीजें, कोई नई नहीं है। स्क्रीन तो बस एक मोड है। पहले स्क्रीन नहीं होती थी, लाइव होता था। स्क्रीन में क्या देखते हो आप? जो सब चीजें देखते हो पहले लाइव देखते थे, या फिर उनको लाइव देखने के लिए तड़पते थे जी। अभी बस उसको स्क्रीन में आ गया तो स्क्रीन में देखने लग गए। तो आपको फोकस ये करना चाहिए, स्पेंड सम टाइम विद योरसेल्फ का मतलब ये नहीं कि चुपचाप होके कहीं चले जाओ कोने में, नहीं, कुछ कुछ कर भी सकते हैं। जैसे डायरी उठाओ, राइट डाउन कि मुझे क्या क्या चीजें अपने बारे में ठीक करनी है, लिखो वहाँ 4-5 जर्नलिंग करना, जर्नल करो, डायरी एंट्री बनाओ, फिर लिखो एक एक चीज के लिए कि क्या क्या मुझे करना चाहिए, प्लान, कुछ टाइम टेबल बनाओ अपने लिए, थोड़ा थोड़ा क्या क्या चीज़ें मेरी लाइफ से बिल्कुल ही गायब हो गई हैं। जैसे किसी किसी को, लेडीज़ में जनरली एक हॉबीज़ होती हैं, मेंस में भी होता है वैसे तो, हॉबीज़ होती हैं, लेकिन आफ्टर मैरिड लाइफ ख़त्म ही हो जाती हैं हॉबीज़, क्योंकि आदमी जो है वो पैसा कमाने में बिजी है, ऑफिस जाता है, घर आता है, खाता है, सोता है, टीवी देखता है, और लेडी जो है वो बच्चे ही पाल रही है जी। तो बहुत सालों तक अपनी हॉबीज़ भूल जाते हैं। तो वो अपनी जीवन में थोड़ी लाओ, जो चीज़ आपको अच्छी लगती है करनी वो करो, कुछ गोल ओरिएंटेड अपना एम बनाओ, कुछ गोल बनाओ, बॉडी लेवल पर, माइंड लेवल पर, फिजिकल लेवल, गाड़ी खरीदनी है, घर खरीदना है, इतने पैसे कमाने हैं, बनाओ एक गोल, उसको कैसे अचीव करना है, प्लानिंग करो। तो ऐसे कुछ स्वयं के साथ रहो, अपने आपकी इच्छाएं पूरी करने की प्लानिंग वगैरह करो। अगर आप ये सब करते रहोगे ना, तो ये डिस्ट्रैक्शंस नहीं रहेंगी, आप तो कम रहेंगी। रील का भी टाइम निकालो, आधा घंटा दे दो अपने टाइम टेबल में कि हाँ भाई आधा घंटा रील, जैसे मैं देखता हूँ, मैं सिर्फ मजे के लिए जब मैं ऑफिस का काम बहुत कर लेता हूँ कि हाँ भाई मैंने 6 बज गए, 7 बज गए शाम के, चलो अब आधा घंटा रील्स खोलो, और रील में इतना मजा आता है मुझे आधा घंटा में तो हंसता ही रहता हूँ, आधा घंटा हंसता ही रहता हूँ। इंटरेस्टिंग। बट लेकिन वो लिमिट है, आधा पौना घंटा देखा, हंसे खूब, माइंड लाइट हो जाता है, अच्छी चीज है जी। फिर इसको रख के आप अपने आगे के काम में लग गए जी। तो ऐसे आप उसको यूज करो, वो आपको ना यूज करे जी। तो स्वयं से जुड़े रहोगे, अपने गोल्स बना के रखो, अपना लिख के रखो, अपने लिए, परिवार के लिए क्या आपके गोल्स हैं, तो उससे जुड़े रहो, अपनी जीवन से एक एम जो जिस डायरेक्शन जा रहा है उससे जुड़े रहो, तो ये सब नहीं आता है फिर। सर एक्चुअली आपने मेरे लास्ट क्वेश्चन का आंसर दे दिया। मैं यही आपसे पूछना चाहता था कि आज के इस ज़माने में आपको ऐसी कुछ टिप्स देना हो लोगों को जो उनके लिए हेल्पफुल रहो। वैसे तो आपने बोल दिया, लेकिन स्टिल इज देयर एनीथिंग विच इज़ लेफ्ट जो आपको बोलना है व्यूवर्स को, या फिर जो भी लोग आजकल करते हैं उनको? तो देखो, टिप्स तो सबसे पहले मैं यही दूंगा कि आप कोई ना कोई योगा क्लासेस कहीं ना कहीं ज्वाइन करो। आप चाहे आदमी हो या औरत हो, जो भी आप हो, आप कोई योगा क्लासेस ज्वाइन करो जी। पहली चीज तो ये प्रैक्टिस योग आसनास से अच्छा
शरीर फिजिकल लेवल के लिए नहीं है कुछ भी। जिम करते हो तो उसके अपने लिमिटेशंस हैं, सब चीज़ों के अपने अपने कुछ कुछ हैं, बट योगासन जब आप प्रैक्टिस करते हो आप शारीरिक लेवल से ठीक होते हो। पहली चीज़ तो मैं ये बोलूँगा सबको। और दूसरी चीज़, थोड़ा फिजिकली एक्टिव ज़्यादा रहो, मेंटली एक्टिव तो ये सब चीज़ें आपको बना ही रही हैं, तो बिकम मोर फिजिकली एक्टिव। जिम वगैरह ज्वाइन करना है करो, स्पोर्ट्स करना है करो, कहीं घूमने जाना है, थोड़ा सा मेक योर लाइफ लाइट एट दिस मोमेंट। एक्चुअली सिर्फ पर्सनल लेवल पर नहीं है, पिछले कुछ 5-7 साल एस्ट्रोनॉमिकली भी मतलब एस्ट्रोलॉजिकली भी थोड़े से डिफिकल्ट गए हैं सभी के लिए। कुछ प्लैनेटरी मोशंस या कुछ ऐसे थे कि देयर वाज सम टर्बुलेंस, तो सब लोगों का इमोशनल लाइफ, सोशल लाइफ, फाइनेंशियल लाइफ थोड़ा अप एंड डाउन हुआ है जी। तो ऐसे केस में कीप योर लाइफ वेरी लाइट, डोंट टेक लॉट ऑफ टेंशन। हो जाएगा, चिंता मत करो, रिलैक्स करो, थोड़ा चिल करो लाइफ में। डोंट टेक टू मच टेंशन ऑफ एनीथिंग, डोंट टेक टू मच स्ट्रेस। जीवन यहाँ तक बीता है, आगे भी बीत जाएगा। हर चीज़ के बारे में कैलकुलेशन करनी, मतलब हैव सम ट्रस्ट इन द डिविनिटी ऑल्सो। थोड़ा हल्के हो जाओ, टेंशन वेंशन मत लो, ये तो मैं बोलना चाहूँगा। थोड़ा कुदरत पे भरोसा करो, थोड़ा हल्के रहो। आजकल लोग सारा कैलकुलेशन खुद ही करना चाहते हैं, सारा कैलकुलेशन खुद ही, सारा डिसीजन मेकिंग, छोटी डिसीजन भी लेना है ना। आप आजकल देखो लोगों को कि एक मोबाइल फ़ोन खरीदना है, एक घड़ी खरीदनी है, एक पर्स खरीदना है, तो उस पर इतना रिसर्च करेंगे, 10 वीडियो देखेंगे, ये क्या है वो क्या है। रिस्क टेकिंग कैपेसिटी ज़ीरो हो गई है भाई। मंगा लो, देखो, एडजस्ट कर लेना, नहीं पसंद आई, एडजस्ट नहीं हुआ, दे दो गिफ्ट, दूसरी मंगा लो। थोड़ा लाइट रहो दिमाग में। मैं तो गाड़ी खरीदते हुए भी ज़्यादा रिसर्च नहीं करता, ये पसंद आ रही है, ठीक है चलो ये ले लेते हैं, देखी जाएगी बाद में, क्या इतना टेंशन लेना। हर चीज़ इतना, छोटी छोटी चीज़ भी, 10,000 की चीज़ खरीदनी है आपने, उसमें 10 घंटे वेस्ट कर दिए जी। इतने में तो आप अपना काम कर लेते, कुछ 10,000 से ज़्यादा कमा लेते आप जी। तो टेंशन मत लो, थोड़ा लाइट रहो, कुदरत पे भरोसा करो, थोड़ा फ्लेक्सिबल रहो, डोंट बी टू मच स्ट्रेस्ड। आसन करो, अपने प्राणायाम करो, ध्यान करो, और किसी न किसी योगिक ट्रेडिशन से जुड़ जाओ। ओके जैसे आर्ट ऑफ लिविंग है, बाबा रामदेव है, कोई ना कोई योगा गुरु से, किसी मास्टर से जी। कुछ लोग वो मतलब एक जुड़े रहो, कुछ ना कुछ, किसी गुरु, किसी मास्टर से। ओके सर, आई थिंक दिस वाज अ पावर पैक फुल ऑफ नॉलेज सेशन था सर। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, बिकॉज ये पॉडकास्ट में बहुत सी चीज़ें आपको ना सिर्फ योगा, प्राणायाम और बहुत सी इसके ओरिजिन के बारे में भी जानने मिली, और आज के जो प्रॉब्लम है उस पर भी हमने बहुत सारा डिस्कशन किया, जिस पे आपने आपके इनपुट्स दिए, आपके इंसाइट्स दिए, जो कि डेफिनेटली मेरे व्यूअर्स के लिए हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो हिमांशु राज सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। वेलकम, यू आर वेलकम। तो ये था आज का एपिसोड। आई होप आपको हिमांशु राज सर की सभी चीज़ें, बहुत सी चीज़ें उन्होंने जो इंसाइट्स बताई है, नॉलेज बताया है, ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ऐसे कई गेस्ट मैं आपके सामने लेके आया करूँगा। ये था मेरा आज का एपिसोड। दिस इज निखिल मौर्य फ्रॉम द निखिल मौर्य शो, साइनिंग ऑफ। बाय बाय।